अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस। हमने चैप्टर 1 2 3 कर लिया है। अब हम करने वाले हैं हमारा चौथा चैप्टर शुरू। चैप्टर 4 है आपका डेटा एंड एनालिसिस। आपने शायद डेटा का अल्फाज पहले सुना होगा, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ने वाले डेटा होता क्या है, एनालिसिस का क्या मतलब है, ये एनालिसिस क्या होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखें, ये चैप्टर आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहले सबसे डेटा क्या होता है। तो देखें, डेटा एक ऐसी चीज़ है, हमारा चैप्टर ही शुरू हो रहा है कि डेटा होता क्या है। तो देखें, डेटा एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई सी भी डिटेल ले लें, ठीक है, कोई सी भी एक डिटेल, ठीक है। डेटा क्या होती है, कोई सी भी डिटेल किसी भी फॉर्म में। क्या मतलब, जैसे डिटेल क्या होगी, एक तो डिटेल मतलब आप कोई से भी अल्फाज ले लें, ठीक है, वर्ड्स, या कोई नंबर ले लें, या कोई टेक्स्ट ले लें, या सेंटेंसेस ले लें, ठीक है। ये क्या होता है, आपका डेटा होता है। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हैं, आपकी है ना टीचर होती है, उनके पास एक रजिस्टर होता है, ठीक है, ठीक है। और टीचर यहाँ पे ऐसी आपकी है ना अटेंडेंस ले रही है, जैसे ये नेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आज की तारीख हो गई, और फिर एक और कॉलम आ जाता है, फिर वहाँ पे है ना टिक लगता है या कुछ लगता है, अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, चले हमने नाम लिख लिया, ठीक है, क्या नाम लिखा हमने, चले अली लिख लेते हैं, ठीक है, अली भाई साहब, और आज की डेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेट हमने लिख ली 28/11। अटेंडेंस हाँ या ना,
ऐसे टिक मार दिए, ठीक है। ऐसे और भी है ना बच्चे होते हैं और डेट्स होती हैं, ठीक है। अटेंडेंस ऐसे हमने क्रॉस, अच्छा ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। तो ये क्या कहते हैं, ये एक डेटा है। डेटा किस फॉर्म में, एक तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर पड़े हुए हैं जिससे आपकी डेट पता चल रही है, एक तो ये। दूसरा अल्फाज पड़े हुए हैं या फिर सेंटेंसेस पड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना आपका नाम लिखा हुआ है। फिर साथ में एक और फॉर्म होता है अटेंडेंस आपकी, एक और फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी जैसे हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में, ये 2 फॉर्म्स होते हैं, ज़ीरो या फिर 1। ज़ीरो का मतलब यस, ज़ीरो का मतलब नो और 1 का मतलब यस। वैसे ही अटेंडेंस है, यस या नो, आइदर आप हैं या नहीं है क्लास में, ऐसा नहीं है बीच में, नहीं, आइदर आप हैं या नहीं है। तो यस या नो, बाइनरी का मतलब ये होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर यस या नो, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। तो ये आपका ट्रू मतलब यस, आपकी अटेंडेंस लगी है, और ये आपका फॉल्स मतलब आप एब्सेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे यूँ आपका डेटा होता है, ठीक है। ये डेटा होता है सिर्फ, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप है ना अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल में आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार पेशेंट जो आपके पास हैं उनके पास क्या क्या बीमारियां थी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला बंदा हम लेते हैं, उसकी आईडी 2000 है, ठीक है। अब उसकी एज क्या है, 57। उसका जेंडर सेक्स क्या है, मेल। वार्ड, अच्छा सर्जरी हुई थी उस भाई साहब की। अच्छा साथ में डायबिटीज़ हुई थी उन बेचारे को, बहुत शुगर मतलब बहुत ही मीठा खा लिया था उन्होंने, तो डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा इनको हॉस्पिटल में एडमिट कब किया गया था, 25 जनवरी 2024 के, और निकाला कब गया इनको, तो इनको है ना 1 हफ्ते बाद, 1 फरवरी को, ठीक है। वो है ना 1 हफ्ते के लिए थे, आपके 7 दिन के लिए, ठीक है। और फिर ये और है ना चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, क्या ये स्मोकर थे और डायबिटीज़ क्या असल में थी या नहीं, बस शुगर हाई थी। तो ये ऐसी ही चीज़ें, ठीक है। आउटकम हुआ कि अच्छा क्या वो सही सलामत निकले थे हॉस्पिटल से या फिर उनका इंतकाल हो गया था, क्या हुआ था। तो ये क्या कहते हैं, ये ऐसे ही अलग अलग पेशेंट्स का हमने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, ठीक है। ये होता है आपका डेटा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब आप बोलेंगे कि यार डेटा से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो वही हमारे चैप्टर का नाम आता है, एनालिसिस। किताब में अगर हम जाएं तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस चैप्टर में। एनालिसिस का मतलब क्या है, डेटा को आप स्टडी करते हैं, डेटा को आप देखते हैं कि यार अच्छा मैं एनएस में से काम काम की चीज़ें निकालूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका अभी ये मैंने जो स्टूडेंट की हमने अटेंडेंस ली थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ अली भाई साहब पूरे साल में कितने दिन एब्सेंट होते हैं। अगर ये मैं अटेंडेंस नहीं लूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो भाई साहब स्कूल आ भी रहे हैं या नहीं, या फिर है ना हर वक्त है ना बीमारी का, या फिर है ना ऐसे कुछ कह के है ना छुट्टियाँ मार रहे हैं, स्कूल बंक मार के है ना रोज़ हलवा पूरी खाने जा रहे हैं। अम्मा अब्बा वगैरह मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ लेकिन हलवा पूरी खा रहे होंगे, क्या ऐसा हो रहा है क्या असल में। तो टीचर अटेंडेंस लेता है, वो देखता है, अच्छा टीचर देखता है कि अच्छा चलें, स्कूल होता है आपका 180 दिन, 180 दिन में से सिर्फ 120 दिन आपका है ना बेटा स्कूल आया, बाकी 60 दिन पता नहीं कहाँ छुट्टी मारी है। तो 60 दिन, अच्छा ये अब हमें पता चला, ठीक है, अली भाई साहब है ना आपके 60 दिन स्कूल नहीं आए। फिर एक और है ना कोई स्टूडेंट ले लें, वो है ना सिर्फ 1 दिन एब्सेंट हुई थी, 179 डेज प्रेजेंट, 1 दिन चलो बारिश की वजह से है ना रोड खराब हो गए तो स्कूल नहीं आ सके, या फिर है ना बीमार हो गई थी, कुछ भी, लेकिन है ना 1 दिन सिर्फ एब्सेंट, तो हम कह सकते हैं अच्छा नहीं ये बंदा स्कूल आ रहा था। डेटा को हम स्टडी कर सकते हैं, उसमें से हम चीज़ें निकाल सकते हैं, इनसाइट्स निकाल सकते हैं, काम काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। अब जैसे अस्पताल वाला था डेटा, अभी मैंने आपको अस्पताल का दिखाया था, इसमें से हमें क्या पता चल सकता है कि अच्छा हम यहाँ पे देखें कितने पेशेंट्स हमारे अस्पताल में मरे, इससे ये पता चल सके कि हमारे डॉक्टर काम के भी हैं या नहीं। अगर हमारे पास 200 पेशेंट आया उसमें से 180 पेशेंट मर गए, तो इसका मतलब ये है कि यार कि आइदर बहुत ही खौफनाक बीमारी आई है जैसे कोरोना वायरस वापसी आ गया है, या फिर आपके डॉक्टर उनको काम करना नहीं आता, चैट जीपीटी से है ना काम करवा के है ना पास हो गए गलती से। ऐसे यूँ है ना आप एनालिसिस पढ़ सकते हैं कि अच्छा यार क्या मसला कहाँ पे है। और उसके अलावा आपको और क्या चीज़ें पता चल जाती है, अच्छा कि मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके पास सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियाँ थी, क्या कोविड-19 कोरोना हो रहा था उनको, या फिर क्या सर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन, निमोनिया। ऐसी ही अलग अलग चीज़ें हमें पता चल सकती हैं, काम काम की चीज़ें पता चल सकती हैं। अच्छा हमारे पास पेशेंट्स हैं, वो कितने दिन के लिए रहते हैं हमारे पास अस्पताल में, तो ये डेटा को देख सकते हैं, मैं आइडिया मार सकता हूँ अच्छा कुछ पेशेंट 7 दिन, कुछ 4 दिन, ऐसी डेटा को मैं स्टडी कर सकता हूँ। और स्टडी करने के भी तरीके होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके।
लेकिन डेटा होगा तभी तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, तभी हम पढ़ सकते हैं कि यार चल क्या रहा है। ठीक है, बाकी और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, वही अब मैं है ना वापसी अपने जाके है ना रजिस्टर में देखूं कि अच्छा कितने बच्चे थे जिनके ए ग्रेड आए। अगर मेरे बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके ए ग्रेड आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या स्कूल में कोई क्वालिटी का कोई मसला है ना। या अगर बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई स्कूल तो वीआईपी है, जैसे हमारी फेडरल का मार्जिन है, बच्चे फेल ही नहीं होते। क्यों? वीआईपी लेवल की ट्यूशंस हो रही हैं, नोट्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ऐसे ही हम डेटा को स्टडी करते हैं कि अच्छा देखें कि यार कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चों की टॉप पोजीशंस आ रही हैं। ऐसे ही हमें पता चल सकता है। अच्छा फिर हम सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हैं। अच्छा एक कोई बच्चा है वो मैथ्स में वीक है लेकिन साइंस में स्ट्रांग है, हम डेटा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्जाम्पल। और ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे देखते हैं कि अच्छा मेरे पास कितने बंदे आए मेरे वेबसाइट पे और कितने लोगों ने मेरी प्रोडक्ट खरीदा। अगर लेट्स से मैं जूते बेच रहा हूँ, वेबसाइट पे वेबसाइट पे लोग आए, कितने लोगों ने मेरा जूता खरीदा। इससे है ना मुझे डेटा मिल रहा है कि अच्छा चलो ये लोग है ना ये महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो मैं है ना ज़्यादा रेट बढ़ा देता हूँ, या ये सस्ती चीज़ें खरीदते हैं तो मुझे सस्ती चीज़ें डालनी पड़ेंगी। ऐसे ही है ना मैं डेटा को स्टडी करके काम काम की चीज़ें निकाल सकता हूँ, इनसाइट्स निकाल सकता हूँ कि अच्छा सच क्या है। ऐसे आपको पता चलता है। आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आपको मीम्स आ रही होती हैं, रील्स आ रही होती हैं। वो कैसे आ रही होती हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम आपका डेटा ले रहा है और डेटा से वो है ना प्रेडिक्ट कर रहा है कि अच्छा यार इस बंदे को है ना एक सर्टेन रील थी, लेट्स से है ना फ़ाद मुस्तफ़ा की रील थी। फ़ाद मुस्तफ़ा की रील है ना आपने लाइक कर दी। इंस्टा कहता है यार अच्छा इसने फ़ाद मुस्तफ़ा की है ना एक रील लाइक की, मैं इसको एक और फ़ाद मुस्तफ़ा की है ना रील भेजता हूँ। ताकि ना फिर आप उसको देखें और आप है ना ऐप पे रहें, फिर आपके पास एड्स आएँ। तो ऐसे ही डेटा होता है। ठीक है? ये होता है इन शॉर्ट के डेटा और एनालिसिस का मतलब क्या है। ठीक है? डेटा क्या होता है और एनालिसिस मतलब स्टडी करना उसको। ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। अच्छा कंप्यूटर बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है? उससे क्या पता चल जाता है कि देखें हम कैसे काम करें, लोगों से बातें करें, सीखें और साथ में खुद को भाई तफरीह भी करें हम। तो ये है ना इससे हमारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। कंप्यूटर नहीं होता, हमारा काम करने का तरीका अलग होता। आप है ना पेड़ काट रहे होते या है ना पता नहीं कुछ और कर रहे होते। कम्युनिकेशन, आप बातें पहले फ़ोन नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, लेकिन यूट्यूब चैनल नहीं होता था जिस पे आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं। पहले तो सिर्फ़ आपको है ना घोड़े के ऊपर बैठ के फिर है ना जाके कहीं और है ना जाना होता था, तब गाड़ियाँ भी नहीं होती थी। फिर सीखना लर्न वही यूट्यूब चैनल पहले नहीं होता था, आपको फ्री के लेक्चर्स पहले नहीं मिलते थे। तब है ना सिर्फ एक किताब होती थी और है ना टीचर भी बहुत कम होते थे और एंटरटेनमेंट फ्री, अभी मूवीज़ गेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, मूवीज से लेके काम से लेके भाई तफरी सब कुछ, हर जगह डेटा ही डेटा है। डिटेल्स हर चीज़ को आप डेटा बना सकते हैं और वो आपके कंप्यूटर में होती है। ठीक है, ये हो गई। फिर जो डेटा होता है वो आपका ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है। फिर अब डेटा साइंस की एक फील्ड निकली। ठीक है, जैसे ही टाइम बढ़ता गया और कंप्यूटर आए, फ़ोन आए, एक फील्ड बन गई डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिससे आप प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर को यूज़ करें। प्रोग्रामिंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग यूज़ करके और साथ में मैथ्स और स्टैट्स को यूज़ करके हम काम की चीज़ें निकालें, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि अच्छा कितने पेशेंट आपके कितने मर रहे हैं अस्पताल में, या कितने टीचर हैं, क्या वो अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चों को या नहीं, रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के या नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपका है ना डेटा आता है। डेटा साइंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फील्ड है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई, जैसे बायोलॉजी हो गई, वैसे ही एक फील्ड है डेटा साइंस। उसमें आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग और स्टैट्स, इन तीनों को मिला के आप है ना डेटा को स्टडी करते हैं जिससे आप काम की चीज़ें सीख सकें। ये होती है सब आपकी डेटा साइंस। ठीक है, इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे 4.1 डेटा एंड एनालिसिस। इसमें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। पर सबसे पहली चीज है कि भाई डेटा क्या है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स दैट वी गैदर फ्रॉम समथिंग। डेटा मेरे पास क्या है, कलेक्शन मींस बहुत सारी चीजों से मुराद इंफॉर्मेशन होती है या फैक्ट्स हो गए जो कि हम कहीं से गैदर करते हैं, मींस कहीं से जमा करते हैं।
इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, मेजरमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, साउंड्स और पिक्चर। अब डेटा जरूरी नहीं है कोई फिक्स्ड फॉर्म में हो, वो नंबर भी हो सकता है, वो मेजरमेंट्स भी हो सकती हैं, वो डिस्क्रिप्शंस भी हो सकती हैं, वो साउंड्स भी हो सकती है, वो पिक्चर्स भी हो सकती है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। हियर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ डेटा। उन्होंने 2 एग्जांपल दे दिए डेटा के। इन साइंस एक्सपेरिमेंट, when you record the temperatures at different time, that temperature values are data। अब जैसे फॉर सपोज मैं एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, और उसमें मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रही हूँ डिफरेंट टाइम्स पे। अब जैसे फॉर सपोज मैंने 2 बजे दोपहर के मैंने टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया, ठीक है, फिर मैंने 1 घंटे बाद रिकॉर्ड किया, फिर मैंने 2 घंटे, फिर मैंने 4 बजे किया, 5 बजे किया, 6 बजे किया। तो जो मेरा टेम्परेचर आ रहा है वो मेरा क्या है, वो मेरा डेटा है, ठीक है। उसके बाद if you conduct a survey of your classmates and get to know how many of them like mathematics, it will be called data। अब जैसे सर्वे फॉर्म्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फॉर सपोज अभी उन्होंने एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि भाई एक सर्वे फॉर्म है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि आपके कितने क्लासमेट्स को मैथ्स पसंद है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा एक सर्वे फॉर्म है, इसमें से मेरे पास डेटा निकल रहा है। इसी तरीके से और सर्वे फॉर्म हो सकता है जिससे मैं वो पूछ सकते हैं भाई आप क्या प्रेफर करते हैं। जैसे फॉर सपोज वो तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी आउटडोर एक्टिविटी प्रेफर कर रही हो, तो उससे क्या होता है, उससे मुझे एक पता चलता है, स्टार्ट्स पता चलता है, या मुझे एक रेशो पता चलता है कि भाई इतने लोगों को ये चीज पसंद है, इतने लोगों को ये चीज पसंद है। जैसे फॉर सपोज 40% लोगों को क्रिकेट पसंद है और 50% लोगों को पसंद है फुटबॉल, और बाकी के जो 10% है उसको दोनों पसंद है। तो दिस इज कॉल्ड डेटा। मूविंग ऑनवर्ड, अब डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? Data analytics refers to the process of carefully examining and studying data to identify patterns, draw conclusion, or make the data meaningful। प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले केयरफुली एग्जामिन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, जो भी डेटा मेरे पास है, ठीक है। मैंने डेटा को आइडेंटिफाई किया, एग्जामिन किया, किस लिए, ताकि मैं उसमें से आइडेंटिफाई कर सकूं पैटर्न्स को, ठीक है। अगर कोई रिपीटिंग पैटर्न्स है उन सबको कंक्लूजन्स मींस एंड रिजल्ट बना सकूं, और उसके साथ साथ अपना डेटा को मीनिंगफुल बना सकूं। तो ये सब क्या आता है, ये सब डेटा एनालिटिक्स में आता है। इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल और रिट्रीविंग मीनिंगफुल रिजल्ट्स फ्रॉम द गिवन और कलेक्टेड डेटा। अब डेटा एनालिटिक्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे पजल है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको एग्जामिन करते हैं, हम उसको देखते हैं कि भाई इसका शेप, जैसे फॉर सपोज हर पजल का अपना शेप होता है, तो ये किधर फिट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि भाई कि अगर हम फिर उसमें से क्या करते हैं, हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो वो फिर हम किस में से निकालते हैं, अपने गिवन डेटा या फिर कलेक्टेड डेटा में से। To analyze data, you use mathematical calculations, statistical techniques, charts और other tools to understand of data। अब भाई डेटा को एनालाइज करने के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम स्टैट्स की टेक्निक यूज कर सकते हैं, हम चार्ट्स यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारी डेटा को यूज करते हैं। जैसे फॉर सपोज एक तरीका होता है ग्राफ्स, ठीक है, जैसे बार ग्राफ होगा, ये सब तरीके। तो बार ग्राफ जैसे पॉपुलेशन रेट होती है, हम वो किसके थ्रू करते हैं, ग्राफ के थ्रू, ठीक है। अब मैंने वजह से फॉर सपोज मैं मेजर कर रही हूँ कि भाई 2015 से लेके 2025 में कितनी पॉपुलेशन रेशियो में फर्क आया, लेकिन सिंस 2015 में कितनी थी, 16 में कितनी थी, 17 में कितनी थी। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं स्टैट्स के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज कर रही हूँ कि भाई 15 में इतना था, 16 में कितना बढ़ा, जैसे फॉर सपोज 2% बढ़ गया, उसके बाद 17 में कितना बढ़ा, और आते 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 मैं 25 अपने करंट ईयर तक देखती। तो ये क्या कर रही हूँ, ये मैं अपने ग्राफ के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज कर रही हूँ कि भाई इतना रेशो में मेरा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रिकॉर्डिंग आवरली टेम्परेचर डेटा इन साइंस एक्सपेरिमेंट, यू कैन क्रिएट अ ग्राफ टू सी हाउ इट चेंज ओवर टाइम। एग्जैक्टली सेम चीज जो मैंने अभी बोले। जैसे अभी हमने ऊपर क्या किया था, हमने डिफरेंट टाइम पे टेम्परेचर निकाला था, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर था वो मेरा डेटा था। अब अगर मुझे ये देखना है कि जैसे फॉर सपोज 2 बजे से लेके 8 बजे तक की टाइम ड्यूरेशन में एवरी आवर में कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, वो मैं ग्राफ के थ्रू दे सकती हूँ, ठीक है।
From graphical representation of data, you draw a conclusion that it got warmer as the day went on. That information would be result of your data analysis. अब वो क्या बोल रहा है कि भाई इन दी एंड, अब मैंने ग्राफ बना लिया, अब मेरा एंड ऑफ कंक्लूजन मीन्स मेरा कोई रिजल्ट भी तो होगा कि अब मेरा रिजल्ट क्या है कि जैसे जैसे डे गुजर रहा था तो वो वार्मर होता गया. अब ये मेरे पास क्या हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया. जो मैंने पॉपुलेशन वाला बताया था उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई 2025 तक हमारी पॉपुलेशन जो ग्रो हुई है वो फॉर सपोज 10% ग्रो हुई है एज कम्पेयर टू 2050. तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एंड कंक्लूजन या मेरा ड्रॉ कंक्लूजन. ठीक है. Therefore, data is the information we collect and data analytics is the way we observe it. अब ये चीज जरूरी है कि डेटा जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने निकाली है, मैंने कलेक्ट करी है. ठीक है. और डेटा एनालिटिक्स क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है. ऑब्जर्व किस लिए किया, ताकि मैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकूं. ठीक है. डेटा एनालिटिक्स कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. अब क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, मींस वो न्यूमेरिक वैल्यू में भी हो सकता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है. डेटा साइंस. ठीक है. अब डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस रिफर्स टू एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स दैट यूजेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग टू एनालाइज डेटा एंड टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इंसाइट ऑफ फ्रॉम इट. अब डेटा साइंस हमारे पास एक फील्ड होती है. ठीक है. जैसे फॉर सपोज मेरे पास कंप्यूटर साइंस एक फील्ड होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड होती है, तो डेटा साइंस भी एक फील्ड है. अब डेटा साइंस वाली फील्ड में हम क्या करते हैं, क्या है कि भाई हम मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग मींस हम प्रोग्रामिंग स्किल्स के थ्रू अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉलेज या हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. इट इज लाइक अ पाइप होल फ्रॉम डेटा टू इनसाइट्स. मीन्स क्या है कि भाई हम डेटा में तो मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है, ट्रैश भी हो सकता है, काम का काम भी नहीं हो सकता. उसके थ्रू मैं अपनी इनसाइट मीन्स अपनी इंपॉर्टेंट या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जा रही हूँ. दिस इनसाइट और नॉलेज इज यूज टू फाइंड पैटर्न्स इन द डेटा. इस इनसाइट या नॉलेज के थ्रू मैं क्या करती हूँ, मैं पैटर्न्स ढूंढती हूँ अपने डेटा के अंदर. The result drawn can be used for making informed decision to solve real life problem, medical education, scientific research and businesses. अब जो मैंने रिजल्ट ड्रॉ किया है उसके थ्रू मैं इतने इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकती हूँ रियल लाइफ प्रॉब्लम में बहुत सारी फील्ड्स में. जैसे फॉर सपोज अगर हमने एक ग्लोबल वार्मिंग का मैंने बनाया है एक ग्राफ. ठीक है. कि मैंने देखा कि 2020 से लेके 2025 तक कितनी ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज आया है और उस वजह से क्या अफेक्ट होते हैं. तो मैंने अपना ग्राफ बनाया कि 2025 में इतनी ग्लोबल वार्मिंग या इतना वो था हाई, फिर और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया. ठीक है. तो उस हिसाब से मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई 2025 में कितना हो रहा है, कितना बढ़ा है या कितना कम हो रहा है. ये तो मुझे ग्राफ देखने के बाद ही पता चलेगा कि भाई अगर कम हो रहा है तो क्या है, या बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है. अगर कम हो रहा है तो वेल एंड गुड, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट नाइस. ठीक है. तो अगर कम हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि भाई हम उसको और कैसे कम कर सकते हैं. अगर एक मॉडरेट लेवल पे वो कम हुआ है तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि वो बॉर्डर लाइन पे है, तो एट अ टाइम वो इंक्रीज ना हो जाए. तो इसलिए हमें उसको और कम करने की जरूरत है. लेकिन फॉर सपोज अगर वो बॉर्डर लाइन से अबव है थोड़ा सा भी या थोड़े से ज्यादा भी, तो हमें ये देखना होगा कि भाई मैं इसको सही कैसे कर सकती हूँ, या मैं ऐसी कौन सी चीजें लाऊं कि मेरी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए. ठीक है. तो इससे क्या होगा, इससे मैं अपना रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ या मैं डिसीजंस मेक कर रही हूँ कि भाई ये वाली स्टार्ट से मुझे पता चल रहा है कि भाई हाँ इतनी चीज़ों में इजाफा हो गया, तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल. आगे है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा साइंस. डेटा साइंस कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, थ्योरीज एंड एल्गोरिथम्स. अब डेटा साइंस तो है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, थ्योरीज होती हैं और एल्गोरिथम्स होते हैं. ठीक है. तो अंडरस्टैंड डेटा साइंस एंड मेक इट्स प्रोडक्टिव यूसेज. फॉलोइंग आर सम की कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट दैट ले टू द फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस. अब अगर हमें समझना है कि डेटा साइंस होता क्या है, अभी हम उसके की कॉन्सेप्ट या कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं जो कि क्या होती है, जो फाउंडेशन बनाती है डेटा साइंस की. ठीक है. अब सबसे पहले मेरे पास है डेटा. अब डेटा तो हम ऊपर से पढ़कर आए, मगर उन्होंने फिर से क्योंकि डेटा साइंस में बहुत जरूरी चीज है इसलिए बता दिया. एज मेंशन्ड अर्लियर, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज. ठीक है. अब डेटा मेरे पास बहुत ऑब्जर्वेशन हो गई, फैक्ट्स हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, डिफरेंट रिसोर्सेज.
ठीक है। जैसे फॉर सपोज अगर मैं पॉपुलेशन वाला ग्राफ बना रही हूँ तो मुझे बहुत सारी जगहों से देखना पड़ेगा कि भाई 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी, क्योंकि हो सकता है मैंने एक वेबसाइट से निकाला तो वो मुझे लग रहा है कि भाई इतनी कम तो नहीं हो सकती, मैंने काफ़ी सारी जगहों से निकाला कि 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी, फिर जाके मैंने मैच किया कि भाई हाँ इतनी मुझे लाइक इन सेंस एक मेरे बीच में रेंज आ रही होगी तो वो सही है। या फिर मैं कोई एक ऐसी कंफर्म सोर्स से निकालूं जो कि रिलायबल हो, ठीक है। दिस डेटा कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, मेजरमेंट्स, वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन और इन ऑडियो और वीडियो फॉर्म। अब ये किसी भी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, नंबर्स हो गई, मेजरमेंट्स हो गए, वर्ड्स हो गए, ऑब्जर्वेशन, इस सब तरीके। इट कुड बी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डेटा विच इज द फॉर्म और टेबल और अनस्ट्रक्चर्ड अनप्रोसेस्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो टू इट्स पीडीएफ फाइल। अब एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिससे हम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। और एक मेरे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि मेरे पास ऑडियोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, ट्वीट्स होती हैं, ये सब चीजें, ठीक है। आगे है मेरे पास डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट इज अ स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा यूजली एसोसिएटेड विद अ यूनिक बॉडी ऑफ वर्क। अब डेटा सेट जो है वो मेरे पास क्या है? वो स्ट्रक्चर्ड डेटा या प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक बॉडी ऑफ वर्क से कनेक्टेड होता है। This collection of data is related to each other in some way. For example, a collection of brain CT scans of tumor patient is data set which can be used to evaluate certain patterns or trend common in the entire data set. ठीक है। अब जो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है डेटा सेट की, उसके अंदर सिमिलैरिटीज होती है या वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है कि उन्होंने कलेक्शन करी, जैसे फॉर सपोज 5 पेशेंट्स के सीटी स्कैन्स की कलेक्शन करी जिनके पास ब्रेन ट्यूमर था। अब क्योंकि उनके पास सेम बीमारी थी तो उनके पास एक सेम सिम्टम्स होंगे या सेम कोई इश्यूज होंगे जो कि वो एक पैटर्न निकाल सकते हैं। तो जिससे उन्होंने पैटर्न को ऑब्जर्व किया है और फिर उन्होंने वो एक सर्टेन पैटर्न को इवैल्यूएट करके ये बता दिया कि भाई अगर फॉर सपोज आपके पास ये सिम्टम्स हैं तो आपके ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो उन्होंने उस डेटा सेट से उन्होंने क्या निकाला है? एक पैटर्न निकाला कि भाई फॉर सपोज पेशेंट ए को ये 4 चीजें थी, पेशेंट बी को भी 5 चीजें थी, एक थोड़ी अलग, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक सर्टेन पैटर्न निकाला इसमें। Statistics and possibilities. Statistics is the analysis of the frequency of past events and probability is to predict the likelihood of future events. Statistics होता है जब हम देख रहे होते हैं अपने past events को, ठीक है, लेकिन जो probability होती है वो हम predict कर रहे होते हैं अपने future events को। सही है। दोनों का फर्क याद रखना जरूरी है क्योंकि statistics और probability में फर्क होता है। आगे मेरे पास है डेटा साइंटिस्ट यूज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टू फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड इन द डेटा। डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं कि भाई वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के थ्रू पैटर्न निकालते हैं और ट्रेंड्स। जैसे फॉर सपोज मैंने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अपने 5 इवेंट्स को ऑब्जर्व किया और मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली कि भाई फ्यूचर इवेंट्स में ये सब हो सकता है, मगर वो एक प्रोबेबिलिटी है लेकिन उसके चांसेस कुछ होंगे। जैसे फॉर सपोज इसके 25% चांसेस है कि ये चीज हो जाए, ठीक है। तो वो एज अ प्रोबेबिलिटी होती है लेकिन उस पर फोकस करना भी जरूरी होता है। आगे है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अ fundamental part of data science which helps to solve problem, optimize the model performance and interpret huge complex data into simple and clear solution for decision making. अब मैथमेटिक्स क्या करती है? इसमें सबसे पहली चीज हमें हेल्प करती है सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑप्टिमाइज करती है परफॉर्मेंस को वो, और वो क्या करती है? वो ह्यूज कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करती है? कन्वर्ट करती है सिंपल और क्लियर रिजल्ट्स में ताकि हम आसानी से डिसीजन बना सकें। आगे मेरे पास है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या is a branch of artificial intelligence and computer science which emphasizes on the use of data and algorithm to imitate human learning by computers. हमने पढ़ा था कि भाई कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करें। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग में हमने क्या बोला कि भाई एक तो पहली चीज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि क्या करती है? वो डेटा को यूज करती है और उसके एल्गोरिथम को, ताकि वो जो कंप्यूटर्स है वो ह्यूमन की तरह सोचे या ह्यूमन की तरह काम करें, उसका सॉल्यूशन निकाले। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग में था। अगला है मेरे पास डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद एम्फसाइजेस ऑन द सिमुलेशन और इमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिहेवियर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स।
अब डीप लर्निंग एक काइंड ऑफ सबसेट है, मींस जैसे फॉर सपोज मशीन लर्निंग है, उसी के अंदर डीप लर्निंग आता है। डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं कि हम फोकस करते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन्स का बिहेवियर होता है वो हम आर्टिफिशियल मींस के थ्रू अपने रोबोट्स या कंप्यूटर्स में डालें, तो ताकि जैसे कंप्यूटर जैसे जैसे ह्यूमन सोचता है या ह्यूमन काम करता है, ह्यूमन का ब्रेन बिहेवियर होता है, वो हम किसी कंप्यूटर या किसी मशीन पे इम्प्लीमेंट करें। अगला है मेरे पास डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग इज द सबसेट ऑफ डेटा साइंस विच प्राइमरीली फोकस ऑन डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस। ठीक है, अब जो डेटा माइनिंग है वो एक सबसेट है डेटा साइंस का। उसमें हम किस में फोकस करते हैं? हमने पढ़ा था कि भाई हमने एक सर्टेन पैटर्न ढूंढते हैं, जो हमने सीटी स्कैन वाली एग्जांपल देखी थी, हमने उसमें देखा था कि भाई हमने उनके कॉमन सिम्टम्स देखे थे या हमने पैटर्न निकाला था, कॉमन पैटर्न। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स होते हैं। द यूसेज ऑन techniques and tools is limited in data mining as compared to data science। अब जो टेक्निक्स और टूल्स यूज किए जाते हैं डेटा माइनिंग में वो लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू डेटा साइंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेटा साइंस ज्यादा बेहतर या ज्यादा उसमें ज्यादा चीजें यूज हो सकती हैं एज कम्पेयर टू डेटा माइनिंग। डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स एंड एनिमेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे डेटा की। अब उसमें टाइप्स होती है, जैसे चार्ट्स हो गए, प्लॉट्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गए, एनिमेशन हो गए। These visuals display of information communicate complex data relationship and data driven insights in a way that is easy to understand। अब हमने एक बात नोटिस करी होगी कि भाई जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा आसान होती है समझने के लिए, क्योंकि अब डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और वो समझना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो वो क्या होगी, वो मेरे लिए आसान हो गई। अब मैंने फॉर सपोज मेरे पास बहुत सारे पॉपुलेशन के इतने सारे नंबर है, मैं मिक्स हो रही हूँ कि भाई किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या पैटर्न है। मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया कि भाई 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में मैंने ग्राफ बना दिया उनका, और फिर मैंने उससे क्या हो गया, मेरे लिए आसानी हो गई। ग्राफ पढ़ना मेरे लिए एज कंपैरेटिवली आसान होता है कि भाई हाँ ये वाले में इतनी इंक्रीज हुआ, इसमें इतना इंक्रीज हुआ, तो मेरे लिए कंपैरेटिवली वो इजी होगा। ठीक है, आगे है मेरे पास बिग डेटा। बिग डेटा रिफर्स टू हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब हमें बिग डेटा से ही समझ आ रहा है कि भाई वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है। डेटा साइंटिस्ट यूज बिग डेटा टू फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डेटा सेट्स टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ज्यादा बड़े बहुत सारे डेटा को लेकर उसमें से पैटर्न ढूंढते हैं एक डेटा सेट में से, ताकि उनके पास एक एक्यूरेट आंसर आ जाए और एक रिलायबल रिजल्ट आ जाए। ठीक है, The huge size of data provides more opportunity for machine learning and provides better result। अब उससे क्या होता है कि भाई एक तो पहली चीज हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती है मशीन लर्निंग की, और हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मेरे पास डेटा होगा उतने ज्यादा मैं देख सकती हूँ कि भाई कितने कॉमन पैटर्न्स मेरे पास निकल रहे हैं। आगे है मेरे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज द यूज ऑफ डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है कि भाई हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके अपने पास्ट के इवेंट्स को देखते हो। जैसे फॉर सपोज हमने देखा था, अगर मैं फॉर सपोज 5 साल पहले की बात करूँ, ठीक है, 2022 में मैंने ये देखा कि भाई मैंने प्रेडिक्ट किया कि 2025 में मेरे पास ये हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक टाइप ऑफ प्रिडिक्शन करी है अकॉर्डिंग टू माई हिस्टोरिकल डेटा। सही है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, it is the study of interaction between humans। ठीक है, it is an interaction between humans, language and computers। हाँ, sorry, it is a study of interaction between human language and computers। This the common users of NLP are chatbot, language translators and sentimental analysis। अब ये क्या होती है, ये एक इंटरेक्शन होती है ह्यूमंस और ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर्स की। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास जो अभी के कंप्यूटर्स हैं उनको क्या समझ आती है, उनको वैसे
जो पहले अभी कंप्यूटर्स हैं उनको मशीन लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको क्या समझ आए, उनको समझ आए NLP, नेचुरल लैंग्वेज। ये हमने पढ़ा था, आई गेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा था कि भाई हम चाहते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको नेचुरल लैंग्वेज समझ आए। जैसे अब हमारे पास चैट बॉट्स हैं, हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस है, ये सब किसके थ्रू होता है, ये नेचुरल लैंग्वेज को समझ आते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास है स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। डेटा साइंस इज यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन विच इंक्लूड्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेंटिमेंट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने हमें क्या बता दी है, उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। जैसे फॉर सपोज वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में यूज हो सकती है, अगर हमें कोई प्रिडिक्ट करना हो फ्यूचर इवेंट, या फॉर सपोज हमें ये प्रिडिक्ट करना हो कि 5 साल हमारा अर्थ में क्या होगा, वो सब, ठीक है। मशीन लर्निंग में हो सकती है, डेटा विजुअलाइजेशन में हो सकती है, सेंटिमेंट एनालिसिस में हो सकती है, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब चीजों में यूज होती है, ठीक है। अ बिजनेस प्रॉब्लम इज अ गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। It is a desired action or series of action to achieve an objective. Various business problems can be solved through data science. Some of them are as follows. अब भाई बिजनेस प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बिजनेस प्रॉब्लम वो होती है जो कि गैप होता है बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अ सिचुएशन। जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक कंपनी है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी कंपनी को कोई $10 मिलियन की कंपनी बनाऊं, तो वो एग्जिस्टिंग और डिजायर स्टेट के बीच में एक गैप है। अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेट में मेरी कंपनी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं जो चाह रही हूँ वो ज्यादा का है, ठीक है। अब मैं अपने बिजनेस को या मैं अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ डेटा साइंस के थ्रू, ठीक है। अब उसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, टू डिसाइड द बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स एयरप्लेन। अब भाई अब हमने बेस्ट रूट निकाल सकते हैं अगर मुझे अपने गुड्स को शिप करना है या अपने पैसेंजर प्लेन्स को चलाना है, टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट अमंग मेनी विच वन टू बाय ए और बी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमारा जो अगला टॉपिक वो है बिजनेस प्रॉब्लम and data science. Data science can be applied to various businesses after analyzing the available data. Some of them are डेटा साइंस में हम क्या करते हैं कि भाई जो भी मेरे पास डेटा होता है उसके अंदर से मैं अपना मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि भाई डेटा साइंस हम बहुत सारे बिजनेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेरे पास है इंडस्ट्री। Data science can be used to make data-driven decisions by analyzing historical data and predicting future trends. It can also help in effective marketing and improving quality control. इंडस्ट्री में वो कैसे यूज किया जा सकता है कि भाई जो मेरे पास मैं अपने डेटा ड्रिवन डिसीजन से क्या मुराद है, ऐसा डिसीजन जो मैंने अपने डेटा के थ्रू लिया है, ठीक, उसको मैं डेटा ड्रिवन डिसीजन बोलूंगी। तरीके से बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, ठीक है। तो जो पहले पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं उस डेटा को देखते हुए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करी हूँ या अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करी, ठीक है। अब उससे क्या हो सकता है भाई, उससे मैं अपनी मार्केटिंग भी इफेक्टिव बना सकती हूँ। जितनी अच्छी मेरी मार्केटिंग होगी उतना अच्छा मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, और उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल पे भी हम चेक रख सकते हैं। अगला है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है, डेटा साइंस स्किल्स कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड forecasting of particular goods in particular social groups, communities and demographics. इसका क्या मतलब है, डेटा साइंस स्किल्स कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड फोरकास्टिंग। अब हो सकता है कि भाई हमने डेटा साइंस के थ्रू हमने ये देखा है कि भाई हमें कौन सी इन्वेंट्री या कौन से पर्टिकुलर ग्रुप्स हमारी किस जगह में ज्यादा सेल हो रहे हैं, तो हम उस जगह पे ज्यादा शोकेस करें। जैसे फॉर सपोज अगर सोशल ग्रुप्स है या अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं वो चीजें ज्यादा उस पे शोकेस करूंगी या वो चीजों को ज्यादा दिखाऊंगी जो कि मोर पॉपुलर है, ठीक है, जो कि आई कैचिंग है, लाइक ज्यादा लोग उस वक्त उसको खरीद रहे हैं, ठीक है।
आगे मेरे पास है लॉजिस्टिक कंपनीज. These companies can apply data science for their route optimization, demand forecasting, real-time tracking, load balancing, carrier selection, cost reduction, and global trip optimization. ये किस में यूज कर सकते भाई? जो वो रूट है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप चीजें भेजते हो तो आपको रूट देखना होगा कि भाई किस में मुझे कम खर्चा लगेगा वो. ठीक है. उसके साथ साथ रियल टाइम ट्रैकिंग के भाई आप जो भी गुड्स भेज रहे हो उसकी ट्रैकिंग आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि वो किस वक्त किस लोकेशन पे. ठीक है. इलेक्शन है. कॉस्ट रिडक्शन है. कॉस्ट रिडक्शन में कैसे कर सकती हूँ कि भाई मैंने ये देखा कि कौन सा रूट मेरे लिए सबसे बेस्ट है. जैसे फॉर सपोज मैं बाय प्लेन भेज सकती हूँ गुड्स को, बाय सी भेज सकती हूँ. अब जो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली है, मैं वो काम करूंगी. ठीक है. और ग्लोबल ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन मींस कि जैसे अगर फॉर सपोज मैं ट्रेड कर रही हूँ बिटवीन टू कंट्रीज, तो मुझे ये देखना होगा कि भाई जिस कंट्री को मैं भेज रही हूँ वो मेरे लिए कितनी चीजें मुझे रिवर्स में दे सकती है, या वो मुझे कितना प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, या अगर फॉर सपोज अगर मैं किसी से खरीद रही हूँ तो मुझे क्या चीजें मिल रही हैं, कितने फायदे में मिल रही है, और वेयर एज अगर मैं किसी और कंट्री से लूँ तो वो मेरे लिए कितने फायदेमंद है. ठीक है. अगला है स्टॉक मार्केट. डेटा साइंस needs and tools can be helpful in algorithmic trading, market sentiment analysis, volatility prediction, quantitative analysis, machine learning based trading, market surveillance and risk management. जो स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है कि भाई उसमें आपको ये देखना होता है, ये होता है भाई आपका गिर भी आपका बढ़ भी सकता है वाली बात है. तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑलगोरिथमिक ट्रेडिंग हो गई कि भाई इसमें कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे वॉलेटाइल प्रिडिक्शन कि भाई आप प्रिडिक्ट करो कि इस वक्त वो गिरेगा या कम ज्यादा होगा. ठीक है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप अपना पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस करते हो कि भाई इस कंपनी में अभी इतने शेयर इस वक्त में इतने गिरे हैं, कितने गिर सकते थे, कितने नहीं गिरे हैं, वो सब. ठीक है. और इसमें एक और चीज भी होती है हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट. बिकॉज कोई स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या हम किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास एक रिस्क फैक्टर हमेशा होता है, तो वो भी हम उसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं. ठीक है. मूविंग ऑनवर्ड्स, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है डेटा टाइप्स इन डेटा साइंस. मेरे पास क्या आ गया, डेटा टाइप्स. इन डेटा साइंस वी कैन मेनली क्लासिफाई डेटा इनटू टू टाइप्स, क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल एंड क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक. ये क्या हो गया मेरे पास ये हो गया कि भाई डेटा साइंस में मेरे पास दो मेन टाइप ऑफ डेटा होते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, और एक होता है मेरे पास क्वांटिटेटिव. सही है. अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटा. ठीक है. Describes an object or a group of objects that can be labeled according to some group or category. ठीक. It cannot be represented in a numerical form. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि फॉर सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैं उनको लेबल कर सकती हूँ. ठीक है. आई कैन डिस्क्राइब दैम एज वर्ड्स और समथिंग. ठीक है. लेकिन मैं उसको न्यूमेरिक फॉर्म में या नंबर्स में उसको डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट नहीं कर सकती. इसकी एग्जाम्पल से ज्यादा आसानी से समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल डेटा इंक्लूडिंग कलर, प्लेसेस एक्सेट्रा. ठीक है. अब जैसे फॉर सपोज कलर्स है, तो मेरे पास बहुत सारी कलर्स है. अब मैंने वही बहुत सारे कलर्स को एक चीज से रिप्रेजेंट कर दिया, वो मेरे पास क्या है, कलर्स. ठीक है. अब मेरे पास डिफरेंट प्लेसेस है, अब मैंने उन ग्रुप ऑफ प्लेसेस को एक चीज से रिप्रेजेंट कर दिया, एक चीज से लेबल कर दिया, वो मेरे पास क्या है, प्लेसेस. अब मैं प्लेसेस को न्यूमेरिक फॉर्म या न्यूमेरिक नंबर से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ना जी. बताना होगा कि भाई हाँ ये प्लेसेस है या ये कलर्स है, तो ये न्यूमेरिक तरीके से आप उसको नहीं बता सकते. इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड, एक ऑर्डिनल डेटा है, एक नॉमिनल डेटा है. ठीक है. सबसे पहले मेरे पास है ऑर्डिनल डेटा. ऑर्डिनल डेटा क्या है, ऑर्डिनल डेटा सीज अ स्पेसिफिक ऑर्डर और रैंकिंग. इट यूजेस अ सर्टेन स्केल और मेजर टू ग्रुप डेटा इनटू कैटेगरी. ऑर्डिनल डेटा में हमारे पास क्या होता है, उसके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंकिंग होती है. ठीक है. और उसके स्केल के अकॉर्डिंग ही वो ग्रुप ऑफ डेटा को कैटेगराइज करता है. मींस जो भी उसकी रैंकिंग है या जो भी उसका ऑर्डर है, वो उसी हिसाब से वो ग्रुप ऑफ डेटा को कैटेगराइज करता है, उसकी कैटेगरीज बनाता है. ठीक है.
सच एज टेस्ट ग्रेड्स, इकोनॉमिक स्टेटस और मिलिट्री रैंक्स। मिलिट्री रैंक्स है, ये स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशंस में अब कैटेगराइज हुई है कि भाई फॉर सपोज अगर मेरे पास जनरल है, फिर मेरे पास मेयर है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वो, तो हर किसी की अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन और रैंकिंग है, फिर उसी तरीके से उनको कैटेगराइज कराना है। आगे मेरे पास है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या है? नॉमिनल डेटा डज नॉट हैव एनी ऑर्डर, इट कैन बी लेबल्ड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज व्हिच कैन नॉट बी ऑर्डर्ड मीनिंगफुली। अब मेरे पास जो नॉमिनल डेट, मेरे पास एक ऑर्डर थी, एक स्पेसिफिक रैंकिंग थी। नॉमिनल डेटा में कोई ऑर्डर नहीं होती और मेरा जिस चाहे जिस भी तरीके से मैं उनको लेबल कर सकती हूँ, और उनकी जो और कोई मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कार, बस और ट्रेन, सिमिलरली जेंडर, सिटी, कलर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, तरीके से लिख सकते, कार पहले लिख दूं, बस पहले लिख दूं, ट्रेन पहले लिख दूं, तो यहाँ पे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। आगे मेरे पास है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा। Deals with numerical values that can be computed mathematically to draw some conclusions। अब जो मेरे पास क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक डेटा होता है, नाम से हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि भाई हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हैं या अपने कंक्लूजन्स ला सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा आर हाइट, वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, स्कूल, फ्रूट्स एंड बास्केट। अब जो हाइट है, हाइट में कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, हाइट एक नंबर होता है, और हाइट निकालते कैसे हम, कोई लाइक इन सेंस उसका फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम अपना एंड रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मेरी सारी चीजें जिसमें नंबर आ रहा होता है या न्यूमेरिक डेटा जो होता है, वो मेरे पास क्या होता है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इसकी भी दो पार्ट्स हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में क्या बोल रहा है? इट इंक्लूड्स डेटा व्हिच कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? जो मेरे पास डिस्क्रीट डेटा होता है वो एक सर्टेन, वो कुछ वैल्यूज ही ले सकते हैं, ठीक है, सर्टेन वैल्यूज ले सकते हैं, और वो सब डिवाइडेड नहीं हो सकता स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है। दिस डेटा कैन बी काउंटेड एंड हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इस डेट जो मेरे पास डिस्क्रीट डेटा होता है, मैं इसको काउंट कर सकती हूँ, मीन्स ये इनफाइनाइट नहीं होता। उन्होंने आगे बोला है कि भाई वो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, मीन दिस कैन नॉट बी इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज, tickets sold, computers in a certain department, employee in a company। अब ये सब मेरे पास चीजें क्या है? ये मेरे पास फाइनाइट चीज है कि कितने टिकट सोल्ड हुए, कोई मेरे पास नंबर होगा कि हाँ भाई इतनी चीजें मेरे पास सोल्ड हुई है, इतने टिकट सोल्ड हुए, तो ये मेरे पास क्या है? एक फाइनाइट नंबर है। तो डिस्क्रीट डेटा जो होता है वो हमेशा एक फाइनाइट नंबर होता है, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता। आगे मेरे पास है कंटिन्यूअस डेटा। It refers to the unspecified number of possible measurements between two realistic points or number, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई इसमें क्या होता है कि ये अनस्पेसिफाइड होता है, मींस कोई भी हो सकता है नंबर, लेकिन ये क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बिटवीन टू रियलिस्टिक पॉइंट्स एंड नंबर। तो इसका क्या मतलब है? दो रियलिस्टिक पॉइंट्स या नंबर के बीच में कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डेली विंड स्पीड, वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, फ्रीजर्स टेम्परेचर। अब भाई हमारे पास अगर हम न्यूबॉर्न बेबी को देखें तो हर बच्चे का अपना एक अलग वेट होता है, ठीक है। कुछ लोगों का एग्जैक्टली सेम होता है, कुछ में पॉइंट का फर्क होता है, तो हर किसी में क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट को अनस्पेसिफाइड मीन्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी हो सकता है। अगर फॉर सपोज एक बच्चा है वो 7 kg का हो सकता है, जरूरी नहीं है दूसरा भी एग्जैक्ट सेम का, सही है। आगे मेरे पास है सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा में क्या है? टू एनालाइज डेटा फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, द इनिशियल स्टेप इज डेटा कलेक्शन थ्रू वेरियस रिलायबल सोर्स। अब मुझे अपना डेटा एनालाइज करना है, ठीक है, ताकि मैं उसका एक एनालिसिस बना सकूं और मुझे उसके थ्रू डिसीजन बनाना है। अब सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि भाई मेरे पास डेटा तो हो, और वो डेटा क्या? एक रिलायबल सोर्स का होना चाहिए, ठीक है। डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई हमने डेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक मेरे पास प्राइमरी है और एक मेरे पास सेकेंडरी है।
प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय क्वेश्चनरीज, सर्वेज एंड इंटरव्यूज। ठीक है, जो प्राइमरी डेटा होता है वो हम जैसे अगर हम फॉर्म्स देखें, सर्वेज होते हैं वो उसके थ्रू निकाला जाता है, इंटरव्यूज जो होते हैं हम उसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड रीडिंग रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। जरूरी नहीं हम सर्वेज इंटरव्यूज के थ्रू ही निकाले, हम ये भी हो सकता है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट रखा है, हमने उसकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या करा है, हमने अपना प्राइमरी डेटा निकाला है। ठीक है, secondary data is collected from some previously recorded from primary data। अब सेकेंडरी डेटा जो होता है वो कहाँ से आता है, जो हमने पहले से प्राइमरी डेटा रिकॉर्ड किया हुआ होता है उनमें से। फॉलोइंग आर सम सोर्सेज ऑफ डेटा। अब उन्होंने हमें क्या दे दिए, कुछ सोर्सेज जिधर से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास है वेबसाइट, collecting tweets regarding some topic or thread। भाई वेबसाइट होती है मेरे पास हर वेबसाइट, अगर फॉर सपोज मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सर्च किया तो हर वेबसाइट पे अपनी एक अलग चीज आ रही होगी कि भाई इस जगह किस वजह से हुआ, इस कंट्री में कितनी ग्लोबल वार्मिंग हुई है इन द पास्ट 5 ईयर्स, ओवरऑल ऑन द अर्थ कितनी है। तो मैं क्या करेक्ट कर रही हूँ, मैं डिफरेंट ट्वीट्स जमा कर रही हूँ या फैक्ट्स जमा कर रही हूँ या डेटा जमा कर रही हूँ अपने टॉपिक के हिसाब से। अगला है मेरे पास सर्वेज। सर्वेज में क्या है, कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड डेटा बाय परफॉर्मिंग सर्वेज अबाउट सम इवेंट, मूवी और एनीथिंग एल्स। सर्वेज जो होता है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इन सेंस जो हमारे पास गूगल फॉर्म होता है। अगर मैं किसी का, जैसे अगर फॉर सपोज मैं ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक पे बात कर रही हूँ और मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है कि भाई टेल मी योर रिव्यूज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अब मैंने वो फॉर्म सर्कुलेट करा दिया है। अब मुझे उसमें से क्या मिलेगा, मुझे उसमें से हर बंदे का अपना वो मिलेगा। हो सकता है उसमें से मैं कोई काम की चीज निकाल लूं, हो सकता है उसमें से मुझे कोई ऐसा फैक्ट मिले कि जो मुझे नहीं पता था, ऐसी कोई बात पता चले कि जो मैंने वेबसाइट्स पे नहीं मिली हो लेकिन मुझे इन सर्वे फॉर्म्स के थ्रू मिल रही हो। अगला है सेंसर्स, seismic data regarding changes under the earth which causes earthquake। ठीक है, ये भी मेरे पास एक काइंड है। भाई इसके थ्रू मैं क्या बता सकती हूँ कि भाई मैं ये बता सकती हूँ कि अंडर द अर्थ जो हो रहा है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है। तो ये डेटा मुझे क्या बताएगा कि व्हाट आर कॉजिंग दीज चेंजेस। आगे मेरे पास है डेटा सेट एंड डेटा बेस। ठीक है, डेटा सेट इज अ स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा सेट मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द यूनिक बॉडी ऑफ वर्क। ठीक है, जो मेरे पास डेटा सेट होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है। और उस ऑर्गेनाइज क्या चीज होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन उसके साथ साथ वो किससे एसोसिएटेड होती है, एक यूनिक बॉडी ऑफ वर्क से। हाउएवर जो मेरा डेटा बेस है इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल डेटा सेट और टेबल्स। जो मेरा डेटा बेस है वो भी ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, लेकिन वो मल्टीपल डेटा सेट्स और टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है। दीज टेबल कैन बी एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर मैनिपुलेशन एंड अपडेट। अब जो टेबल्स हैं जिसमें मेरे डेटाबेस स्टोर हुए हुए हैं उनको मैं एक्सेस कर सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ कि भाई मैं उनको मैनिपुलेट कर सकती हूँ, मैं उनको अपडेट करती हूँ। Moving onwards, to perform actions on the data stored in a database, we need a database management system। ठीक है, अगर मुझे अपने डेटाबेस पे किसी डेटा पे कोई काम करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे फॉर सपोज मुझे अपडेट करना है उसको, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है, DBMS is an interface between the database and the end user, providing a platform to create, modify and retrieve data। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है हमारे डेटाबेस और यूजर के बीच में, जो हमें क्या करने देता है, हमें क्रिएट करने देता है, मॉडिफाई करने देता है, रिट्रीव करने देता है, क्या सब, हमारा डेटा। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटाबेस इज बीइंग यूज्ड। अब हर डेटाबेस के अकॉर्डिंग उसकी एक स्पेसिफिक या एक डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनल databases which
stored in tables can be managed by database management systems such as MySQL, Oracle, MS Access and IBM DB2. ठीक है, अगर मैं कोई रिलेशनल डेटाबेस बना रही हूँ जिसमें मेरे पास किस में स्टोर किया जाता है, टेबल्स में स्टोर किया जाता है, तो उसमें मैं ये सब यूज कर सकती हूँ. ठीक है, these are the most commonly used database in data science for data which is presented in tabular format. ठीक है, ये क्या है मेरे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड है डेटा साइंस. ठीक है, डेटा साइंस में फॉर डेटाबेस. नॉन रिलेशनल डेटाबेस, अब हमने क्या पढ़ लिया रिलेशनल डेटाबेस के बारे में. अब वो बोल रहे हैं कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस विच स्टोर डेटा इन द फॉर्म सच एज की वैल्यू पेयर्स, column families or graphs can be managed by database management systems like. भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते. असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल. भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision. भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो. स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स. जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स. 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए. ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो. खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की. Graphs can be managed by database management systems like MongoDB and Cassandra. ओके, जैसे मेरे पास वो था कि रिलेशनल डेटाबेस की अपनी कुछ स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स थे, इसी तरीके से नॉन रिलेशनल डेटाबेस की भी अपनी कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम होंगे जो उनको हैंडल करेंगे. ठीक है, अगर मेरे पास रिलेशनल डेटाबेस है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना मैनेजमेंट सिस्टम उठाऊंगी ताकि मेरे लिए कोई मसला ना हो. नॉन रिलेशनल DBMS are also called NoSQL DBMS. ठीक है, आगे मेरे पास है रोल ऑफ डेटाबेस इन डेटा साइंस. अब जो मैं डेटाबेस कर रही हूँ, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई डेटाबेस का काम क्या है मेरी डेटा साइंस में. Before the advent of database, computer scientists relied on file management system to store and manage data. अब जब तक हमारे पास डेटाबेस सिस्टम नहीं थे, तो जो हमारे पास कंप्यूटर साइंटिस्ट थे वो किस पे रिलाई करते थे, वो रिलाई करते थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, ताकि वो स्टोर और मैनेज कर सके डेटा को. However, without a structured method of storing data, it would be of little use. अगर मेरा डेटा एक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर्ड है ही नहीं तो वो मेरे फिर किसी काम का है ही नहीं. इसीलिए डेटाबेस वाज प्रेफर्ड. ठीक है, इसीलिए डेटाबेस वाज इंट्रोड्यूस. दैट इज व्हाई डेटाबेस वर इंट्रोड्यूस टू मैनेज एंड स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा. अब डेटाबेस में क्या है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर करता है और उसके साथ साथ वो क्या करता है, वो उसको ऑर्गेनाइज रखता है, जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं कर सकते. ठीक है, द फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1960. There are two key reasons why database have become so popular in recent years. अब recent years में databases क्यों popular हुए हैं? सबसे पहले है rapid increase in data generation. ठीक है, अब जो मेरा डेटा जनरेट हो रहा है उसकी जो स्पीड है या लाइकेंसेस वो बढ़ गई है, रैपिडली हमारे पास डेटा जनरेट हो रहा है. एंड डिपेंडेंसी ऑफ डेटा साइंस ऑन डेटा, और जो डेटा साइंस पे हम डिपेंडेंट है फॉर डेटा, उस वजह से हमारा जो डेटाबेस का यूज है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया. To better understand the importance of database in our daily life, let's take an example of a supermarket evaluation. In this case study, you will learn how data science had impact on the shopping in current days. अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई डेटाबेस की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सुपरमार्केट इवैल्यूएशन. ठीक है, सुपरमार्केट इवैल्यूएशन करें और इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई डेटा साइंस के इफेक्ट से या इम्पैक्ट से हमारी जो शॉपिंग है उसमें क्या डिफरेंस आया है. ठीक है, क्या फर्क पड़ा है. केस स्टडी फॉर द यूज केस ऑफ डेटाबेस एंड डेटा साइंस. ठीक, अब उसने हमें क्या दिया भाई, केस स्टडी दिया भाई. इन ओल्ड डेज पीपल यूज्ड टू बाय देयर नेसेसिटीज फ्रॉम वेरियस शॉप. अब पूरा पहले की बात ये है
कि भाई लोग जो होते हैं वो अपनी जो डिफरेंट नेसेसिटीज हैं वो अलग अलग दुकानों से खरीदते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड टू बाय अ योग calculator, a box of yogurt, shoe polish, and a pair of socks of school uniform, you were supposed to visit 4 various shops. अब अगर फॉर सपोज मुझे 4 ऐसी चीजें चाहिए जो बहुत डिफरेंट है, जैसे कैलकुलेटर, योगर्ट, नेल पॉलिश और फिर मुझे स्कूल यूनिफॉर्म के पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए. अब इसके लिए मुझे अब 4 अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ेगा. Such shopping was never an enjoyable experience because shops often had less space for customer and they had to wait. अब जाहिर सी बात, अगर मुझे 4 चीजों के लिए 4 अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ेगा तो ये मेरे लिए बहुत एनर्जी ड्रेनिंग होगा और ये कोई इंजॉयबल या मजे का एक्सपीरियंस तो नहीं होगा. उसके साथ साथ जो शॉप्स होती थी वो छोटी होती थी, तो उनके पास ज्यादा कस्टमर्स को लेने के लिए जगह भी नहीं होती थी और फिर कस्टमर्स को वेट करना पड़ता था the shopkeeper to find their desired items. ना सिर्फ उनको इसलिए वेट करना होता था कि भाई उनकी बारी आ जाए, बल्कि इस चीज के लिए भी कि भाई बारी आएगी फिर मैं उनको चीजें बताऊंगा, फिर वो चीज ढूंढेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा. Introduction of supermarket, however, changed that, as they made shopping much more pleasant by displaying all of the products in a large space and making them easily accessible to customers. अब हमारे पास उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया था, किसका? हमारे पास आया था सुपरमार्केट का. अब सुपरमार्केट में क्या होता है? सुपरमार्केट एक जगह होती है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स या प्रोडक्ट्स प्लेस किए जाते हैं या डिस्प्ले करे जाते हैं ताकि वो इजीली कस्टमर्स को मिल सके. As the number of products and customers in supermarket increased, the need for database system to keep track of the purchases became crucial. अब जाहिर सी बात है, लोगों को ये पता चला कि भाई हमारे पास इस तरीके से जो सुपरमार्केट है उसके कस्टमर्स, उसकी प्रोडक्ट्स क्या हो गई, बढ़ गई. तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको ट्रैक रखने के लिए कि क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, क्या चीज कितनी क्वांटिटी में बेची जा रही है एवरी डे पे, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस की जरूरत थी. ठीक है. Data science plays a crucial role in determining the place of various products in various shelves of the supermarket. अब डेटा साइंस जो होते हैं वो हमें क्या बताता है कि भाई हम वेरियस प्रोडक्ट्स को घर घर प्लेस करते हैं शेल्फ में. फॉर एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द डेटाबेस गाइड अस टू प्लेस द प्रोडक्ट विद लेस शेल्फ लाइफ इन द मोस्ट एक्सेसिबल शेल्फ. अब जैसे फॉर सपोज हमारा डेटाबेस है, उसके थ्रू मैं ये बता सकती हूँ कि भाई मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स को ऐसी जगहों पे रखना है, एक तो क्या वो आंखों के सामने नजर आए और वो इजीली एक्सेसिबल हो, कौन सी चीजों को जिनकी लेस शेल लाइफ है. ठीक है. सिमिलरली, प्रेडिक्टिव एनालिसिस प्रोवाइड्स एडुकेट गाइडलाइन दैट व्हिच प्रोडक्ट वुड बी इन हाई डिमांड इन व्हिच सीजन एंड मंथ. अब हमने देखा था कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है, जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. तो अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि भाई अब मैं देखती हूँ, जैसे फॉर सपोज मैंने ये देखा कि अक्टूबर के मंथ में क्या चीज बहुत ज्यादा सेल होती है. ठीक है, किस चीज की बहुत ज्यादा यूसेज या बहुत ज्यादा डिमांड होती है. अब मैंने ये नोटिस किया कि भाई एक स्पेसिफिक चीज बहुत ज्यादा बेची जाती है, तो अब अगले सितंबर में मैंने उस चीज को ज्यादा स्टॉक में रखा, ज्यादा अपने डेटाबेस में रखा है, ताकि क्या हो, ताकि मेरे पास वो ज्यादा क्वांटिटी में बिक सके. फॉर एग्जाम्पल, इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स द डिमांड ऑफ फूड आइटम एंड क्लोथिंग इंक्रीजेस एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ईयर. अब हमें पता है कि भाई जब भी हमारे पास, जैसे रमजान होता है, रमजान में हमारे पास जो फूड आइटम्स की कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती है. क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि उनकी डिमांड इंक्रीज होती है. जब भी डिमांड इंक्रीज होती है हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. बाय एनालाइजिंग सेल्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट सुपरमार्केट ब्रांचेस, supermarket owners can identify which products need to be stocked in larger quantity during which month the sales are high. अब भाई हो सकता है कि हम बजाय सिर्फ अपनी सुपरमार्केट के डेटा के बजाय हम किसी और सुपरमार्केट के डेटा को भी देख सकते हैं, जिससे हम ये रिकग्नाइज करें कि भाई हाँ, इस मंथ में ये चीज ज्यादा सेल होती है तो इसका स्टॉक मुझे रखना होगा. To determine months with the heaviest customer traffic, a graph was plotted between the month and the gross income. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि भाई ये देखने के लिए कि हेवीएस्ट कस्टमर ट्रैकिंग से क्या मुराद है कि कितना
कितना ज़्यादा ट्रैफिक, कितने ज़्यादा कस्टमर हर महीने उनके पास आते हैं और उनकी ग्रोथ इनकम, उनकी इनकम क्या बनती है। Analysis showed that the sales were highest in the months of festivals. हमारे पास जो मंथ्स ऑफ फेस्टिवल्स है उनमें हमारे पास क्या थी, सेल हाईएस्ट थी। क्यों? क्योंकि लोग उसमें सुपरमार्केट बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। इन दिस वे डेटा साइंस प्रोवाइड्स मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द सुपरमार्केट ओनर एज वेल एज कस्टमर्स हु कैन फाइंड देयर डिजायर्ड आइटम इज। अब इससे क्या होगा, इससे ना सिर्फ हमारे पास सुपरमार्केट को फायदा होगा, कस्टमर को भी क्या होगा। कैसे? सबसे पहली चीज भाई कि सुपरमार्केट को तो ऐसे हो रहा है कि उसको पता चल गया कि इस महीने में उसको ये रखना, तो उससे क्या होगी, उसकी सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, और इस महीने में ये वाली चीज ज्यादा बिकती है तो वो क्या करेंगे, वो उसको ज्यादा बेचेंगे। और कस्टमर्स के लिए क्या होगा कि वो उनको आसानी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर इज ऑल्सो थिंग कि भाई अगर फॉर सपोज मेरी सुपर मार्केट है, ठीक है, अब मैंने उसमें जो मेरी बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं उसको बहुत मैंने मिक्स्ड अप तरीके से प्लेस किया हुआ है या मैंने बहुत अंदर करा हुआ है, तो जो भी बंदा सामान खरीद रहा है उसको वो चीजें एक्सेसिबल नहीं होगी, वो उसके लिए क्या होगी, मुश्किल होगी ढूंढना। अब उन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, उन्होंने हमें मंथ दिए हुए, सही है, उन्होंने हमें फूड आइटम्स दिए हुए हैं और उन्होंने हमें क्लोथिंग एंड फुटवेयर दी हुई। अब उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, जनवरी का बनाया है। तब हम इसमें देख ग्राफ्स में ना ये बार ग्राफ होता है, इसमें कलर रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या चीज है, तो इसलिए नीचे लिखते हैं कि इस कलर के साथ कि ये चीज इसको रिप्रेजेंट करे। तो इधर ब्लू किसको रिप्रेजेंट करे, फूड आइटम्स को, और क्लोथिंग और फुटवेयर ऑरेंज से। तो हर मंथ की उन्होंने क्या करी है, एक उन्होंने बार ग्राफ बनाया हुआ है, हर मंथ में दो, एक फूड का और एक क्लोथिंग आइटम का। अब हम देखते हैं कि भाई इस महीने में घर कितना है और हाईएस्ट कितना है। हाईएस्ट हमारे पास 20 है, वो कब है, वो हमारे पास है अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, मेरे पास है जून। ये सब मेरे पास क्या है, ये सब मैं बता सकती हूँ अपने डेटा के थ्रू। आगे मेरे पास है डेटा कलेक्शन एंड डेटाबेसेस। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ collecting information from relevant sources to find a solution to the given statistic inquiry। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है भाई, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होती हूँ किधर से, अपनी रेलेवेंट सोर्सेज से, रिलायबल सोर्सेज से, ताकि उससे क्या हो, मुझे सॉल्यूशन मिल सके अपने गिवन स्टैटिस्टिक्स इंक्वायरी से। ठीक है, collection of data is the first and foremost step in statistic investigation। अब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा सबसे मेन चीज या सबसे बड़ा स्टेप होता है स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन में। क्यों? क्योंकि जब मैंने डेटा कलेक्ट नहीं किया होगा, मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि भाई उसमें है क्या, उसमें हो क्या रहा है, ठीक है, मैं उसमें कोई एनालिसिस ही नहीं कर सकती। आगे मेरे पास है डेटा कलेक्शन मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड, एक है प्राइमरी डेटा कलेक्शन और एक है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या है। It involves the collection of original data directly from the data source or via direct interaction with the respondent। अब जो मेरे पास प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, उसमें ये होता है कि जो भी मैं अपना डेटा कलेक्ट कर रही हूँ वो ओरिजिनल डेटा हो, ठीक है, या तो वो डायरेक्टली सोर्स से हो, जिससे जो सोर्स जो मेरी एक्चुअल डेटा की सोर्स है, या फिर मेरे पास हो कि वी डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द रिस्पोंडेंट, या फिर एक डायरेक्ट इंटरेक्शन से जो भी मेरा रिस्पोंडिंग बंदा है। Responding is a person from whom the statistical information required for the inquiry is collected। अब मेरे पास रिस्पोंडेंट कौन बंदा होता है, वो बंदा होता है फ्रॉम होम द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द इंक्वायरी इज कलेक्टेड। वो बंदा जो मुझे स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो मेरे पास कौन होता है, मेरे पास होता है रिस्पोंडेंट। ठीक है, आगे है सम कॉमन प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स। अब उन्होंने हमें कोई कॉमन प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स बता दिए, जैसे सर्वे एंड क्वेश्चन आंसरीज, ठीक है, हमारे पास इंटरव्यू हो गए, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो गई, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फोकस ग्रुप्स हो गए, सेंसर्स हो गए, आईओटी डिवाइसेस हो गई और बायोमेट्रिक्स हो गए। ये सब मेरे पास क्या है, ये सब मेरे पास है कि भाई वो सारी चीजें जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स होती हैं या प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स होती हैं। ठीक है, अब मेरे पास आगे है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स में क्या है, इट इन्वॉल्व्स डेटा कलेक्शन यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम पर्पस। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है मगर किसी और से, ठीक है। ये किसी और ने डेटा कलेक्ट करा होता है किसी और पर्पस के लिए या कोई सिमिलर पर्पस के लिए भी, लेकिन ये हमने कलेक्ट करे थे कोई और। सच डेटा इज यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल लाइक रिसर्च पेपर, बुक्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। अब इसमें हमारे पास काइंड्स होती हैं। अब देखो, जो रिसर्च पेपर है वो किसी और ने बनाया है, ठीक है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है, उसने आपको दिया हुआ है एक्सेस, तो वो क्या हो गया, वो मेरे पास सेकेंडरी हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली गो सेम फॉर बुक्स, वेबसाइट्स, ये सब। सम कॉमन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स आर एज फॉलोज। वो क्या है, हमारे पास पब्लिश सोर्सेज हैं, ऑनलाइन डेटाबेस्ड है, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स हैं, सर्वे एंड क्वेश्चनरीज कंडक्टेड इन पास्ट, सोशल मीडिया डेटा स्लैश पोस्ट, पब्लिकली अवेलेबल डेटा एंड पास्ट रिसर्च स्टडीज। तो ये सब मेरे पास क्या है, सेकेंडरी हो गई हैं ये भाई, ठीक है। अगला मेरे पास है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज क्या होता है, आफ्टर डेटा कलेक्शन storage of data is an essential step for managing and analyzing a large volume of data. Okay? डेटा कलेक्शन में क्या होता है, सबसे पहली चीज उसमें क्या होती है कि भाई उसमें अफेक्टिव स्टोरेज ऑफ डेटा होती है, ठीक है, जो कि किससे होती है, एसेंशियल होती है मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग द लार्ज वैल्यूज ऑफ डेटा। अब भाई अगर मेरा डेटा स्टोरेज जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो इतना बड़ा सेट ऑफ डेटा हैंडल कर सके, उसको रख सके, तो वो फिर मेरे लिए एक मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी डेटा कलेक्शन है वो एक लार्ज नंबर पे होती है। ये नहीं होता मैंने थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया फिर मैंने एनालिसिस शुरू कर दिया, नहीं। जो डेटा एनालिसिस होती है वो काफी बड़े डेटा पे होती है। There are various data storage methods according to the nature of data. Some common data storage methods are as follows. ठीक है, various उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं कि कौन सी, रिलेशनल नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, डेटा वेयर हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स, क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज एंड ब्लॉकचेन। ये उन्होंने हमें क्या दे दिया, ये हमें उन्होंने डेटा स्टोरेज की कुछ टाइप्स दे दिए या कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, ऐसे होते हैं, ठीक है। आगे है डेटा विजुअलाइजेशन is a graphic representation of data to get meaningful sight, trends and patterns from data. डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ताकि हमें एक मीनिंगफुल इंसाइट मीन्स हमें अच्छी बेहतर हम देख सकें, हम ट्रेंड्स को देख सकें, हम अपने पैटर्न्स को देख सकें अपने डेटा में। द विजुअल एलिमेंट्स विच हेल्प इन डेटा विजुअलाइजेशन आर चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, फिगर्स एंड डैशबोर्ड्स एक्सेट्रा। अब विजुअल एलिमेंट्स में हमारे पास बहुत सारी चीज होती है, चार्ट्स होती है, ग्राफ्स होती है, मैप्स होती है, फिगर। जैसे ये था हमारे पास ऊपर ग्राफ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मेरा डेटा विजुअलाइजर है। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ देखूं, यहाँ से मुझे डेटा रीड करना ज्यादा आसान है कि या मुझे यहाँ से डेटा रीड करना ज्यादा आसान। अब मैं यहाँ पे देखती रहूंगी कि भाई फूड में इतना था, फिर क्लोथ में इतना था, तो मैं उसको कंपेयर करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। इस ग्राफ में मैंने उसको बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई अगर ये है तो इसको इतना दिखा दो, ये है तो इसका इतना बार दिखा दो, ठीक है। आगे मेरे पास है समरी स्टैटिस्टिक्स। इट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इन अ सैंपल। हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है उस डेटा के बारे में जो सैंपल होती है। इट हेल्प अंडरस्टैंड द वैल्यूज बेटर, इससे हम अपनी वैल्यूज को ज्यादा बेहतर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट मे इंक्लूड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज अलोंग विद द मीन वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कोरस्पॉन्डिंग टू डेटा कलेक्शन। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यूज, उसके साथ साथ मीन वैल्यू, ये सब। समरी स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, outlines and distribution of the values in the data set। अब हमारे पास जो समरी स्टैटिस्टिक्स है वो क्या हेल्प करती हैं, हमें अंडरस्टैंड करती हैं हमारे ट्रेंड्स, आउटलेयर्स और उसके साथ साथ जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वैल्यूज की उसकी, ठीक है। या इज सिंपली वो इंफॉर्मेशन होती है हमारे डेटा के बारे में, लेकिन एज अ सैंपल होती है, ठीक है, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती, वो हमारा एक सैंपल होता है। उससे क्या होता है, उससे मैं अपनी वैल्यूज को ज्यादा बेहतर से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें फिर मैं एज अ सैंपल ये ले
ले रही होती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है, तो उसमें ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट वैल्यूज होती है कि भाई अगर फॉर सपोज अगर मैं ये करती हूँ तो मेरे पास ये मेरी मैक्सिमम चीजें आएंगी, ये मेरी मिनिमम चीजें होंगी, तो ये इस तरीके से होता है। इससे क्या होता है, इससे मैं अपने ट्रेंड्स इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करती हूँ। आगे मेरे पास है रिक्वायरमेंट ऑफ समरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, द समरी स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। ठीक है, हमने अभी ये बात पढ़ी कि भाई वो काइंड ऑफ अ सैंपल होता है, तो वो हमें एक क्विक ओवरव्यू या बस वो हमें ऊपर ऊपर से दिखाता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा के बारे में। इट लीड्स टूवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन एंड डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है भाई, ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है किन चीजों को, डेटा क्लीनिंग में, डेटा प्री प्रोसेसिंग में, फीचर सिलेक्शन और डेटा विजुअलाइजेशन। अगला हमारे पास चीज है बिग डेटा। बिग डेटा कंटेन्स ग्रेटर वेराइटी अराइविंग इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स विद मोर वेलोसिटी। ठीक है, बिग डेटा से क्या मुराद है, हमारे पास ज्यादा वेराइटी है, ज्यादा चीजें उसमें। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द 3 V's। ठीक है, बिग डेटा इज ऑल्सो नोन एज 3 V's। बिग डेटा इज लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट स्पेशली फ्रॉम न्यू डेटा सोर्सेज। जो हमारे पास बिग डेटा होता है ना, सिर्फ वो लार्ज होता है मगर उसके साथ साथ वो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है। ठीक है, और वो कहाँ से आते हैं, स्पेशली फ्रॉम न्यू डेटा सोर्सेज, जो हमारी नई डेटा सोर्सेज आ रही हैं उसमें से। दीज डेटा सेट्स आर सो वॉल्यूमस दैट ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट मैनेज है। इमेजिन करो एक नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और बिग डेटा इतना बड़ा है कि वो उसको मैनेज नहीं कर सकता है। ठीक है, डेटा सेट जो हमारे पास बिग डेटा में होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो ये वाले जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है वो उनको मैनेज नहीं कर सकते। दिस मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डेटा कैन बी यूज्ड टू एड्रेस बिजनेस प्रॉब्लम्स व्हिच वर डिफिकल्ट टू हैंडल बिफोर। अब इनसे हमारा फायदा क्या है कि भाई अब हम इतना बड़ा डेटा लेके रख तो लिए, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं बिजनेसेस की जिनका हमारे पास पहले सोल्यूशन नहीं था। अब हमारे जो बिग डेटा है इसमें हमने पढ़ा कि 3 V's है। अब वो 3 V's है क्या, द 3 V's ऑफ बिग डेटा आर, सबसे पहले हमारे पास है वॉल्यूम। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा। वॉल्यूम से क्या मुराद है, द अमाउंट ऑफ डेटा। बिग डेटा डील्स विद ह्यूज वेलोसिटी ऑफ लो डेंसिटी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बिग डेटा में हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होता है, ह्यूज वॉल्यूम होती है, उसकी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, हमारे पास मेन चीज जो यहाँ पे वो हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सही है, द साइज / वॉल्यूम ऑफ डेटा मे वैरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। अब जो साइज है या जो मेरा वॉल्यूम है वो हर सिस्टम पे वैरी करता है। ठीक है, फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन दिस माइट बी टेंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा, फॉर अदर इट माइट बी 100 ऑफ पेटाबाइट्स। अब हर सिस्टम, हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इससे क्या होगा कि अगर फॉर सपोज बिजनेस ए में अगर उनको टेंस ऑफ टेराबाइट चाहिए तो बिजनेस बी को हमें हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट चाहिए हो सकते हैं या उससे भी बड़ी वैल्यू। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज करिए। अगला हमारे पास वी जो है वो वेलोसिटी। इट रिफर्स टू द स्पीड ऑफ डेटा। तो हमारे पास जो ये है, पहले वॉल्यूम क्यों कितना बड़ा है, अब जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो बताती है रिफर्स टू द स्पीड ऑफ डेटा। वेलोसिटी इज द फास्ट रेट एट विच डेटा इज रिसीव्ड। वेलोसिटी मेरे पास क्या है, वो रेट जिस पे मुझे डेटा मिला जाता है। ठीक है, काइंड ऑफ माई स्पीड। Normally, the highest velocity of data stream directly into the memory rather than being written or to this. जो हमारे पास हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ डेटाज होते हैं वो डायरेक्टली हमारी मेमोरी में जाते हैं, बजाय पहले हमारी डिस्क में जाने के फिर उनकी मेमोरी में जाने। सम इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्ट प्रोडक्ट्स ऑपरेट इन रियल टाइम एंड विल रिक्वायर रियल टाइम एवेल्युएशन एंड एक्शन। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑपरेट करती हैं रियल टाइम पे। ठीक है, अब उनको रियल टाइम पे इवेल्युएट करने के लिए हमें नेसेसरी चीजें चाहिए होती है, जैसे रियल टाइम एवेल्युएशन और एक्शंस। ठीक है, अगला है मेरे पास वेराइटी। इट रिफर्स टू द वेरियस फॉर्मेट्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा दैट आर अवेलेबल।
मेरे पास इतना बड़ा डेटा है, उसमें मेरे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। ट्रेडिशनल डेटा टाइप्स वर स्ट्रक्चर्ड एंड फिट नीटली इन रिलेशनल डेटाबेस। हमारी ट्रेडिशनल डेटा टाइप्स थी, वो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमारे रिलेशनल डेटाबेस में फिट हो जाती थी। विद द राइज ऑफ बिग डेटा, डेटा कम्स इन न्यू डेटा। अब जैसे जैसे हमारे पास बिग डेटा का वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास न्यू डेटा टाइप्स में आने लगी। These unstructured data, text message, image, videos, and semi-structured data, JSON, XML types required additional preprocessing to drive meaningful insight. जैसे फॉर सपोज मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मेरे पास क्या होता है, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया, और उसके साथ साथ सेमी स्ट्रक्चर में मेरे पास जेसन आ गया, एक्सएमएल आ गया। इनके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एडिशनल प्री प्रोसेसर, ताकि ये ड्राइव कर सके मीनिंगफुल इंसाइट्स। द हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा। द टर्म बिग डेटा emerged in the 2000s as a term to describe exponential growth of data. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई वो आया कहाँ से। अब बिग डेटा जो था सबसे पहले वो कब आया था, 2000s में, और वो क्या डिस्क्राइब करता था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया डेटा बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ता गया। Around 2005, people began to realize just how much data users generate through Facebook, YouTube, and other online services. अब 2005 के आसपास people realized कि भाई बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, किसके थ्रू, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। In 2005, a tool called Hadoop, an open source framework created specifically to store and analyze big data sets for developed and help store and manage huge data. अब एक 2005 में उन्होंने एक ऐसा वो बनाया था, क्या कहते हैं, डेटाबेस या डेटा सेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ थिंग, हेडू, जिसका काम क्या था कि वो क्रिएट हुआ था स्टोर और मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डेटा सेट्स को, ठीक है। With the advent of Internet of Things, more objects and devices are connected to the internet, gathering data on customer usage patterns and product performance. जैसे जैसे चीजें टाइम बढ़ता गया, हमारे पास और नए ऑब्जेक्ट, नए और चीजें आ गई जो इंटरनेट से कनेक्टेड थी, जो हर वक्त डेटा गैदर कर रही होती हैं, ठीक है। द emergence of machine learning has produced still more data, ठीक है। अभी भी हमारे पास और डेटा आ रहा है, किसके थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू। द एनालिसिस ऑफ ह्यूज डेटा प्रोवाइड्स बिग बिजनेस इनसाइट फॉर ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, इनको इतने बड़े डेटा को रखने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि भाई इनको एनालाइज करके इनके थ्रू हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स, उनको देख सकते हैं, उनकी डिसीजंस ले सकते हैं। आगे मेरे पास है एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा कंटेन्स मोर इंफॉर्मेशन, therefore it helps individual, organizations and businesses to optimize and generate cost effective solutions. अब जो बिग डेटा है, अब उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो वो क्या करती है, वो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को, ताकि वो अपना कॉस्ट जो है वो इफेक्टिवली अपने कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकाले। जैसे फॉर सपोज अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, अब उनको सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन उनको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो उसके लिए वो क्या यूज कर सकते हैं, बिग डेटा। बिग डेटा हैज मेनी एडवांटेजेस फॉर द बेटरमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। बिग डेटा के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Developing and creating new products, services, or brands is much more easier when based OD data collected from customer needs and wants. अब अगर मुझे कोई नई प्रोडक्ट क्रिएट करनी है या मैं डेवलप कर रही हूँ, तो एक ब्रांड के लिए वो एज कंपैरेटिवली अभी के लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सब ओल्ड डेटा होगा जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है,
ठीक है, जिसमें उस कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स है। जैसे फॉर सपोज अगर एक कंपनी है वो 2020 में एक नया प्रोडक्ट बनाना चाह रही है और 2019 में उन उससे पहले ही किसी और कंपनी ने या उन्होंने ही एक सर्वे डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई आपको एज अ न्यू प्रोडक्ट क्या चाहिए हमारी कंपनी से। तो उसमें उस कस्टमर्स ने अपनी नीड्स और वांट सारी मेंशन कर दी थी। ठीक है, कंपनी यूज बिग डेटा टू एंटिसिपेट कस्टमर डिमांड्स। कंपनी जो होती है वो इन बिग डेटा के थ्रू यही देखती है कि भाई कस्टमर की डिमांड क्या है। इससे पता चलता है कि भाई क्या चीज कितनी सेल हो रही है, जितनी वो सेल हो रही है उतना उसका क्या है, उतना उसकी पॉपुलैरिटी है। दे बिल्ड predictive models for new products and services by clarifying key attributes of past and current products. फॉर सपोज मैंने नया प्रोडक्ट बना लिया है, अब मुझे क्या करना होगा, मैंने उसका एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया है कि भाई ये प्रोडक्ट कितना बिकेगा और इसकी कितनी सेल्स होगी। और वो मैंने कैसे किया, बाय क्लासिफाइंग अपने की एट्रीब्यूट्स या की पॉइंट्स को किस चीज के, अपने पास्ट और करंट प्रोडक्ट्स के, कि कहीं वो ओवरलैप ना हो जाए या कहीं मैंने ऐसी चीज ना बनाई हो जो मेरे पास ऑलरेडी पास्ट में बनी हुई थी। ठीक है, अगला है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम। इट इज अ प्रोएक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी दैट यूजेस द एनालिसिस of existing data to predict when equipment, machinery or product is likely to fail. अब भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एनालिसिस किया या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मशीन, एक इक्विपमेंट को कितना टाइम लगता है खराब होने में। ठीक है, और उस हिसाब से उन्होंने मैनेज करा। जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक मशीन है, जैसे वुड कटर है। ठीक है, अगर फॉर सपोज एक वुड कटर है, उन्होंने एनालाइज किया या उन्होंने नोटिस करा है पास्ट कंपनी से भी कि भाई उसको लगता है टाइम कोई 10 साल लगते हैं उसको खराब होने में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो ये उन्होंने बना लिया कि भाई हमारी 10 साल तक ये मशीन चल सकती है अगर हम इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग के साथ फॉलो करें। तो 10 साल तक हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा एक्सेप्ट वो मेंटेनेंस एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन मुझे पूरी नई मशीन नहीं खरीदनी होगी। It indicates the potential issues before the problem happens. एक और चीज भी हो सकती है, भाई हो सकता है उसमें जो मेरा एनालिसिस हुआ है उन्होंने कोई कॉमन प्रॉब्लम्स बताई हो। जैसे वुड कटर है, उसमें उन्होंने कोई कॉमन प्रॉब्लम्स बताई हो कि ये आती है। तो मुझे ये पता चल जाएगा पहले से ही कि भाई अगर फॉर सपोज अगर वो बहुत रुक रुक के चल रही है तो इसका ये मसला है, बजाय उसको डिले करने के लिए मैं उसको फौरन ही चेक कर लूँ कि उसका मसला है क्या। अगला मेरे पास है कस्टमर एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन। A clearer view of customer experience is more possible than ever before. Big data enables a business to gather data from social media via web visits, call logs and other sources to improve customer satisfaction. अब हमारे पास है, अगर मैं एक बिजनेस में हूँ तो मेरी सबसे मेन रिक्वायरमेंट मेरा कस्टमर है कि मेरा कस्टमर जो है वो हैप्पी रहे, उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, वो ये हो कि वो रिटर्निंग कस्टमर बने। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास बिग डेटा क्या करता है, बिग डेटा के पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं या सारी जगहें होती हैं जिधर से वो डेटा कलेक्ट करता है। जैसे सोशल मीडिया, अगर फॉर सपोज मैं कहीं खाने गई हूँ और मैंने अपना रिव्यू उधर पोस्ट करा है तो वो बिग डेटा में स्टोर हो गया है कि भाई इस बंदी ने इस जगह के बारे में ये रिव्यू दिया है। वेब विजिट्स हो सकते हैं, कॉल लॉग्स हो सकते हैं, सब क्या होता है, सब हम ये दिखा सकते हैं भाई हमारा कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कितनी है। ठीक है, अगर हम किधर किधर इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे मेरे पास है फ्रॉड एंड कंप्लायंस। बिग डेटा एनालिटिक्स कैन आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अनयूजुअल सस्पिशंस, पैटर्न्स एंड अनोमलीज। ठीक है, जो बिग डेटा है उसकी एनालिसिस का एक और फायदा क्या है, वो डिटेक्ट कर सकती है अनयूजुअल सस्पिशियस पैटर्न को एंड अनोमलीज को। एज अ रिजल्ट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड एनहांस साइबर सिक्योरिटी मेजर। ठीक है, अब इसलिए क्या होता है, ये मेरे एक फायदेमंद टूल है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ फ्रॉड को भी देख सकती हूँ और मेरे पास फिर साइबर सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे डेटा चैलेंजेस। Since there are so many advantages of big data, businesses encounter many challenges of big data. इसकी बहुत सारी एडवांटेज भी है लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और उसमें से उन्होंने कुछ दी है। सबसे पहले हमारे पास है डेटा क्वालिटी। पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा may lead to errors, inefficiency, misleading insight after data analysis.
समझता है अब जो मेरे पास डेटा है, अब फॉर सपोज वो इनएफिशिएंट है या मिसलीडिंग है या फिर उसकी सोर्सेस कंफर्म नहीं है, झूठी हो सकती है हमारी बात है कि लाइक इन सेंस जो भी मेरे पास डेटा है वो करेक्ट नहीं है, तो अब उससे मेरा क्या हो सकता है, उससे मेरे पास एरर्स आ सकते हैं, मेरे पास जो डेटा एनालिसिस है वो मेरे पास मिसलीडिंग हो सकता है मेरा डेटा एनालिसिस का आंसर कुछ और आ रहा है वेयर एज आंसर कुछ और आना चाहिए था बिकॉज ऑफ रॉन्ग डेटा या पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा। तो इसका क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ डेटा से मेरे एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे एनालिसिस किस पे डिपेंडेंट है, मेरे डेटा पे डिपेंडेंट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ डेटा यू हैव, ताकि तुम्हारी ये जो एनालिसिस है वो अच्छा ही हो। आगे है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज द प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी ऑफ मैसिव डेटा सेट्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्शन। अब मसला ये है क्योंकि बिग डेटा इतना बड़ा होता है तो इसके अंदर इसकी प्रोटेक्शन और प्राइवेसी करना जो इसके अंदर डेटा सेट्स की होती है वो मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े सेट्स ऑफ डेटा को हैंडल करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, और इसमें कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस ले सकता है या फॉर सपोज इसमें कोई वायरस आ सकता है। अगर इसमें, क्योंकि अब इसमें तो डेटा है, इसमें फाइल्स हैं, तो अगर फॉर सपोज इसमें एरर आता है या इसमें कोई वायरस आ जाता है तो भी इंफॉर्मेशन जिधर भी जा रही है एंड प्रोटेक्शन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है इसमें। आगे मेरे पास है रैपिड ग्रोथ ऑफ डेटा, मेकिंग सिस्टम्स दैट कैन हैंडल मोर एंड मोर डेटा as it keeps on growing without slowing down is a challenge। भाई हमारे पास ऐसे सिस्टम्स बनाना जो हैंडल कर सकें या जो स्टोर कर सके इतना सारा डेटा, क्योंकि डेटा तो हर वक्त बढ़ता ही रहता है ना, नया डेटा आता रहता है, इट कीप्स ग्रोइंग, डेटा रुकता तो नहीं है। तो ऐसे सिस्टम बनाना हमारे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि डेटा स्लो डाउन नहीं होता, वो आता रहता है, फ्रीक्वेंटली नया नया डेटा आता रहता है, तो वो हमारे लिए एक और बड़ा चैलेंज है। ठीक है, big data tool selection, ensuring compatibility and seamless interaction between big data tools and between different tools and platforms। अब इसमें मसला क्या आता है, इसमें मसला ये है कि भाई अब बिग डेटा में बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट टूल्स होते हैं। अब उसमें एक मसला ये भी आ सकता है कि भाई फॉर सपोज मेरे पास एक टूल ए है और एक टूल बी है, अब उन दोनों का एक साथ प्रॉपरली काम करना, फंक्शन करना वो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, कुछ होंगे टूल्स जो साथ काम कर लेंगे, कुछ होंगे जो भाई उनको मसले होंगे वो साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए मसला होगा कि भाई फॉर सपोज अगर मैंने देखा कि डेटा ए और टूल ए और टूल बी है, तो उसमें मेरे पास वो दोनों सही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे ही मैं टूल ए और टूल सी पे गई वो साथ काम नहीं कर रहे, उनमें कोई मसला या कोई एरर आ रहा है, तो इससे क्या मसला होगा, इससे मसला होगा कि भाई मुझे चीजें दोबारा दोबारा करनी पड़ेंगी एंड देन मेरे बहुत सारे टूल्स एक दूसरे के साथ काम भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आगे मेरे पास है डेटा इंटीग्रेशन, टू क्रिएट हार्मनी अमंग डाइवर्स डेटा फॉर्मेट्स एंड स्ट्रक्चर इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो हमने बिग डेटा का बारे में भी पढ़ लिया, उसके एडवांटेजेस भी पढ़ ली, उसके चैलेंजेस भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा इन बिजनेसेस। Big data application can help companies to make better business decisions by analyzing large volumes of data and discovering hidden patterns। अब बिग डेटा सबसे बड़ा हमने जो काम पढ़ा था वो क्या है कि भाई वो हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। ठीक है, और उसके साथ साथ वो हमें हेल्प करता है ऐसे पैटर्न्स को डिस्कवर करने में जो हमें पहले नहीं पता थे, जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस डिसीजंस बेहतर ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, मेरा बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन वो सब चीजें बढ़ेगी। द फॉलोइंग आर अ फ्यू बिजनेस डोमेन वेयर बिग डेटा कैन बी अप्लाई। अब उन्होंने हमें कुछ डोमेन्स दे दिए हैं, वेरियस फील्ड्स दे दिए जिधर बिग डेटा की एप्लीकेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में वो कैसे यूज होता है, बिग डेटा इज मेकिंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब जो हमारे पास हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उस पर बिग डेटा का बहुत बड़ा इफेक्ट है। ऐसे वेरेबल डिवाइसेस एंड सेंसर कलेक्ट पेशेंट्स डेटा विच इज देन फेड इन रियल टाइम टू एन इंडिविजुअल्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है,
हमारे पास वेरेबल डिवाइसेस, पोर्टेबल डिवाइसेस आ गई हैं, सेंसर्स आ गए हैं जो पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट कर, जैसे हार्ट बीट हो गया और उसका ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ें। तो अब उनको हम रियल टाइम में अपने जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स में डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज अब हर वक्त एक बंदे को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा टू चेक देयर ब्लड प्रेशर, दे कैन चेक इट फ्रॉम देयर वॉच, जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं। ठीक है, एंड देन आप उसको अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स में डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर इश्यू होते हैं, तो उस वो हमारे लिए एक फैक्टर, हेल्पफुल फैक्टर बन सकता है। Healthcare providers are now using big data to predict epidemic outbreaks, real-time alerting, and predict and prevent serious medical conditions, etc. इन डेटा के थ्रू, इस बिग डेटा के थ्रू जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो आउटब्रेक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो अलर्टिंग मेजर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या ऐसी मेडिकल कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ताकि फॉर फ्यूचर कंसर्न्स, वो अगर फॉर सपोज उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि भाई समथिंग लाइक दिस अ डिजीज इज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 5 years, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो प्रिकॉशंस दे सकते हैं लोगों को कि भाई अगर आपके पास ऐसी कंडीशन, ऐसी सिम्टम्स हो तो प्लीज कंसल्ट। तो इससे क्या हो रहा है, ये हमने कैसे निकाला, ये हम अपने बिग डेटा के थ्रू निकाल रहे हैं। Researchers analyze the data to determine the best treatment for a particular disease, side effects of a drug, forecasting health risk, etc. अब जो रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इस बिग डेटा के थ्रू, इस बिग डेटा के थ्रू वो बेटर ट्रीटमेंट निकालते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। सही है, जैसे फॉर सपोज एक बंदा है, उसको ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है, अब जो रिसर्चर है वो बहुत सारे डेटा में से निकालेगा कि भाई किस सर्जरी या किस ट्रीटमेंट का सबसे हाईएस्ट रेट था ऑफ सक्सेस, तो वो वाली चीज वो उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते। उसके साथ साथ वो साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, जो भी मेडिसिन आप लेते हैं या जो भी ड्रग्स, क्योंकि मेडिसिन आर टेक्निकली ड्रग्स, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड देन आप इन बिग डेटा या आप इस डेटा से निकाल सकते हो कि भाई इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, और फॉर सपोज फॉर अ समवन हैविंग एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज, उस पर क्या एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि भाई कौन से हेल्थ रिस्क इंक्रीज पे हैं। जैसे आई डोंट नो अभी तक स्टिल, बिकॉज अब मैंने नहीं देखा, मगर एक टाइम था जिसपे पोलियो बहुत होता। ठीक है, तो उन्होंने कैसे निकाला होगा, उन्होंने अपने हेल्थ रिस्क फैक्टर से निकाला होगा कि भाई पोलियो का जो वो है, वो एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री या एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट या जितनी भी जगह है वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इन्होंने कैसे निकाला, डेटा के। आगे मेरे पास है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। The media and entertainment industry are creating, advertising and distributing their content using new business models. मीडिया और एंटरटेनमेंट में ये काम कैसे आता है, भाई वो अपना जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं या जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो न्यू बिजनेस मॉड्यूल्स के थ्रू कर रहे हैं। द मीडिया हाउसेस आर टारगेटिंग ऑडियंस बाय प्रेडिक्टिंग व्हाट दे लाइक टू सी, हाउ टू टारगेट द एड्स, कंटेंट मोनेटाइजेशन एक्सेट्रा। अब जो भी मीडिया हाउसेस चीजें बना रहे हैं, वो टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं कि भाई फॉर सपोज उन्होंने देखा कि उन्होंने एक शो बनाया। ठीक है, फॉर सपोज ड्रामा शो उन्होंने बनाया, उन्होंने देखा कितने लोगों ने अटेंड किया एंड हु दीज पीपल वर, लाइक इन सेंस फॉर सपोज समवन हु वाज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन ड्रामा, या ऐसा बंदा जो नहीं था, उसने सिर्फ ऐसी फॉर फन देखा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एनालिसिस बनाया कि भाई कौन कैसे शोज देखता है और किस शो की कितनी पॉपुलैरिटी है। तो अगर फॉर सपोज अगर उन्होंने एक ड्रामा शो बनाया है और उन्होंने सेम एज एक हिस्टोरिकल शो बनाया है, तो किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो देख के फिर चीज बनाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर देम टारगेट ऑडियंस इज द मेन थिंग, कस्टमर आना चाहिए। Whereas how to target the ads, कि आपके जो भी एड्स हैं आप उसके थ्रू अपने कस्टमर्स को कैसे ला रहे हैं। ठीक है, big data systems are thus increasing the revenue of such media houses by analyzing viewers pattern. अब जो मीडिया हाउसेस है उनका जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो किस फैक्टर से है, वो इस फैक्टर से है कि भाई वो बिग डेटा जो है वो एनालाइज करता है व्यूअर्स पैटर्न को, कि फॉर सपोज अगर मैंने 5 शो बनाए हैं ड्रामा पे, तो उन 5 शो में मुझे ये देखना है कि भाई क्या मेरे पास रिपीटेड लोग देखने आ रहे हैं, रिपीटेड व्यूअर्स हैं।
मेरे पास कौन से न्यू व्यूअर्स हैं, कौन सा बंदा है जो एक ही शो बार बार देख रहा है, या फॉर सपोज अगर मैंने 5 शो बनाए हैं तो उन 5 शो में मेरे पास टोटल कितने लोग आए हैं एंड इंडिविजुअली इन ईच शो कितने लोग आए थे। ठीक है, ये सब मैं क्या कर रही हूँ, ये सब मैं एनालिसिस कर रही हूँ अपने शोज की, और उसके थ्रू मैं ये देखूंगी कि भाई मुझे अपने ड्रामा शोज को कंटिन्यू करना चाहिए या आई नीड टू चेंज माई शो टाइप। ठीक है, आगे मेरे पास है big data plays an important role in enhancing the capability of IoT devices. ठीक है, IoT devices generate continuous data. जो बिग डेटा है वो क्या कर रहा है, वो इनहेंस कर रहा है हमारे पास कैपेबिलिटीज को IoT डिवाइसेस की। ठीक है, अब IoT डिवाइसेस करती क्या है, IoT डिवाइसेस हमारे पास डेटा जनरेट करती हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूस डेटा जनरेट करती रहती है। अब IoT डिवाइसेस में होती क्या है, हमारे पास जो स्मार्ट होम डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, ये सब चीजें। ठीक है, जो वेरेबल्स, जैसे अभी हम मेडिकल में बात नहीं कर रहे थे, वेरेबल्स जो होती है, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, हमारे पास स्मार्ट अप्लायंस, ये सब क्या है, क्योंकि IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे वो सारी चीजें इंक्लूड होती है जिसमें हमारे पास इंटरनेट या हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी है वो यूज हो रही है। ठीक है, analytics based on this huge data helps in personalized customer experience. अब इस डेटा के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस, फॉर सपोज हम किसी बंदे के लिए एक पर्सनल चीज बना रहे हैं, लाइक उसकी मर्जी की चीज। ठीक है, तो वो एक पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। अब ब्रीफ डेटा इज एसेंशियल फॉर अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ IoT बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इंसाइट ड्राइव फ्रॉम द massive amount of data generated by the IoT devices. अब इसमें क्या होता है भाई, इस बिग डेटा के थ्रू हम डिफरेंट चीजों को अनलॉक कर रहे होते हैं, हम अपनी जो IoT की चीजें हैं उसका पोटेंशियल अनलॉक कर रहे होते हैं इस डेटा के इनसाइट के थ्रू, ताकि मैं अपनी IoT वाली जो चीजें हैं या जो डिवाइसेस हैं उनमें इन्हांसमेंट करती जाऊँ, नई नई चीजें बनाती जाऊँ, नई नई चीजें लेके आ जाऊँ। ठीक है, जे अब अगला मेरे पास है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मेरे पास क्या है, बिग डेटा हेल्प्स द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स एंड स्मार्टर डिसीजन। इसमें वो कैसे हेल्प करती है, सबसे पहली चीज वो बेटर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है और स्मार्टर डिसीजन में। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्ट व्हेन द मशीन माइट नीड अ ब्रेक, मेंटेनेंस, मेकिंग श्योर दे डोंट अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप वर्क। भाई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बनी, ठीक है, ओनर ने मशीन्स एंड ऑल सब खरीदा, सही है। अब द थिंग इज दैट उन मशीन्स का उन्होंने एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके निकाला है कि भाई ये मशीन्स कितने साल तक चलेंगी एंड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दे नीड अ मेंटेनेंस या सर्विस। ठीक है, जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक मशीन है, मैंने उसका एनालिसिस किया, पास्ट में जितनी कंपनीज हैं उन्होंने सिमिलर मशीन्स जो यूज करी हैं उसको देखते हुए मैंने बोला कि उसको एवरी ईयर मेंटेनेंस की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उसकी मेंटेनेंस करूंगी। ऐसा ना हो कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि भाई इसकी साल में एक दफा मेंटेनेंस होती है और वो काम करना बंद हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे मेरे बिजनेस पे इफेक्ट होगा। ठीक है, डेटा ऑल्सो लुक्स एट हाउ प्रोडक्ट्स आर मेड बेटर एंड चीपर। वो हमें ये भी बता सकती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स बेटर भी कैसे बन सकते, चीपर भी कैसे बन सकते हैं। हम प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें ऐसी चीजों से जिनसे उनकी क्वालिटी अच्छी रहे लेकिन चीपर हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या करे, बिग डेटा, क्योंकि बिग डेटा में क्या है, जैसे फॉर सपोज अगर मुझे कोई रेसिपी बनानी है या आई एम मेकिंग अ रेसिपी कोई भी किसी भी चीज की, तो मैं ये करती हूँ कि भाई मैं उसके बहुत सारे टेस्ट केसेस करती हूँ। जैसे फॉर सपोज मैंने उसके अंदर 5 प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो मैं उनको मिक्स एंड मैच करके यूज करती हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भाई किन सेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स से मेरे पास बेस्ट रिजल्ट आया है विद चीप कॉस्ट। ठीक है, इट इज लाइक हैविंग अ स्मार्ट असिस्टेंट दैट गाइड्स द होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेकिंग थिंग्स मोर एफिशिएंट एंड हेल्पिंग कंपनीज बिल्ड बेस्ट प्रोडक्ट। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये हमारी एक टाइप ऑफ स्मार्ट असिस्टेंट है। कैसे, ना सिर्फ वो मुझे गाइड करती है कि कैसे होता है मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती है, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके साथ साथ वो मुझे ये भी बताती है कि भाई मेरा काम ज्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकता है और जो कंपनीज है वो इसको बेहतर प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। The following are some of the major advantage of employing big data application in manufacturing industry.
ठीक है। अब उन्होंने हमें कोई मेजर एडवांटेजेस बता दिए हैं कि भाई इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या फायदा होता है। हाई प्रोडक्ट क्वालिटीज, भाई जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ट्रैकिंग फॉर सपोज अगर जैसे ट्रैकिंग इज अ वेरी बिग थिंग, पहले नहीं होती थी। तो अगर फॉर सपोज आपकी ट्रैकिंग में इश्यूज है, कस्टमर्स को मिल नहीं रहा है या पता नहीं चल रहा है कि उनके पास कब पहुंचेगा, तो वो आपके पास एक कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन में चला जाएगा। सप्लाई प्लानिंग, भाई मुझे कितनी चीजें कब सप्लाई करनी है, कौन से महीने में कौन सी चीज सप्लाई करनी है, ठीक है। द आउटकम, अगर मैं इतनी चीजें सप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इतनी इनकम बनती है। या अगर फॉर सपोज मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो करती हूँ, बनाती हूँ और उसको मैं सप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना रेवेन्यू बनेगा। इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। टेस्टिंग एंड सिमुलेशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे पास होता है कि हम नई नई रेसिपी बना के उनको बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो नई रेसिपी जो बन के बिक्री होती है, पहले वो टेस्ट करी जाती है कि भाई ये सही भी है, इसमें हमारे पास सेल्स बनेंगी भी या नहीं, इसको बनाने का फायदा भी होगा। लार्ज स्केल कस्टमाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो हमारे पास जैसे बल्क ऑर्डर्स होती हैं या जो पर्सनल कस्टमाइजेशन होती है वो भी कर सकती हैं द लार्ज स्केल, तो वो भी हमारे लिए एक फायदेमंद है। आगे मेरे पास है, आई गेस हाँ आखिरी है मेरे पास अब ये, गवर्नमेंट analytics through big data management techniques allow the government to understand the needs of their citizens, combat fraud, minimize system errors, and improve operations, reducing cost and improving the service of any government entity. अब इन बिग डेटा गवर्नमेंट में कैसे यूज किया जा सकता है कि भाई नीड्स ऑफ देयर सिटीजन, उनके सिटीजन्स को चाहिए क्या, उनके सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या है या उनको मिल क्या नहीं रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा इस बिग डेटा के थ्रू। कॉम्बैट फ्रॉड्स, जो फ्रॉड्स चल रहे हैं उसको देखने के लिए। मिनिमाइज सिस्टम एरर्स, जो भी हमारे पास एरर्स आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, जैसे फॉर सपोज कोई भी जनरल, अगर फॉर सपोज जैसे हम देखा जाए अगर हमें अपना आईडी कार्ड बनाना है, ठीक है, आईडी कार्ड बनाने यू हैव टू गो टू नादरा ना, तो उधर अगर मेरे पास सिस्टम्स में एरर आ रहे होंगे या किसी बंदे का मेरे पास डेटा नहीं आ रहा होगा तो वो फिर मसला हो जाएगा ना। तो छोटे छोटे एरर्स को भी देखना जरूरी है। इम्प्रूव ऑपरेशंस, जो भी हमारे पास ऑपरेशंस हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, उनको इनहेंस करना। रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द सर्विसेज ऑफ एनी गवर्नमेंट एंटिटी, हमारे पास जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करना, लेकिन उसकी कॉस्टिंग को ज्यादा मत करना। लाइक इन सेंस यू हैव, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी डिपार्टमेंट गेट्स अ बजट के उसके अंदर उनको काम करना होता है, एंड इफ दे एक्सीड दैट लिमिट तो फिर वो उनके लिए मसला होगा। सही है। तो ना सिर्फ हम ये देखिए कि हम उनकी सर्विसेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर हम उनकी कॉस्टिंग को मॉडरेट या ये ट्राई करें कि वो रिड्यूस हो जाए। बाय अडॉप्टिंग बिग डेटा सिस्टम्स, गवर्नमेंट कैन अटेन एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, आउटपुट एंड नोवेलिटी। इससे क्या होगा भाई, वो अपनी एफिशिएंसी वाले टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम कर सकते हैं, जो उनकी कॉस्टिंग है वो सही हो, जो उनका आउटपुट वो प्रॉपर आ रहा हो। Big data applications can be applied in each and everywhere big data finds application include। अब भाई उन्होंने कुछ बता दिए, ठीक है, भाई इंटरनेट ऑफ थिंग, हेल्थ केयर, उसमें क्या यूज हो सकता है। यूज ये हर जगह हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एविएशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्राइम प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन। अ वेरी गुड थिंग कि क्राइम प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन, दैट्स अ रियली गुड पॉइंट कि भाई क्राइम होते क्यों हैं, ठीक है, क्राइम को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। एंड फॉर सपोज इफ यू ऑब्जर्व अ फ्रीक्वेंट पैटर्न, तो इसमें कुछ हो सकता है कि भाई कुछ है, पूछते हैं भाई तुम मुझे कोई एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा दे दो, तुम ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये डिटेल्ड है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इनमें से भी किसी को डिस्क्राइब, ये नहीं है कि तुम सिर्फ ये लिख के आ जाओ कि भाई एग्रीकल्चर होता, यू हैव टू डिस्क्राइब एग्रीकल्चर में होती क्या है, ठीक है। मर्जी है, इफ यू वांट टू लर्न दीज, ये याद कर लो। या अगर तुम लोग को खुद से, अब कुछ लोगों को होता है कि भाई हमें सेम चीज नहीं लिखनी है, हमें डिफरेंट लिखना है, तो यू कैन राइट अबाउट समथिंग डिफरेंट जो कि बुक में मेंशन हुआ है। सही है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है।
बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स गाइडेंस सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।